35-year-old female, multiparous, presented with the severe antepartum bleeding. Okay, so surgeon wants to operate for cesarean section. So first of all, what are different causes of antepartum hemorrhage? Sir, placenta previa, abruptio placentae. Okay, what else? कोएगुलेशन डिफेक्ट कोई भी अगर है सडन या Very good. ट्रॉमा, Very फिर good. उसके और बाद DIC में पेशेंट चली गई है। यूट्राइन रप्चर, आप उसको डिवाइड कर लेना। सर यूट्राइन रप्चर एंटीपार्टम ही होगी। यूट्राइन रप्चर क्यों पहले नहीं हो अच्छा सकती बेबी की ठीक है, डिलीवरी के टाइम? हाँ ठीक है सर, ठीक है। ट्रॉमा हो गया, सही है, कोएगुलोपैथी हो गई, सही है। यूट्राइन रप्चर हो गई, प्लेसेंटा प्रीविया हो गई, एब्रप्शन, इसको कोई हम क्लासिफाई कर सकते हैं? किसको सर? मजीद इसको मजीद हम कोई क्लासिफाई कर सकते हैं पेनफुल या पेनलेस में? ठीक है, हाँ, पेनलेस प्रीविया है, पेनफुल एब्रप्शन है। ठीक है, तो ये हो गई। अच्छा, व्हाट विल बी योर अप्रोच, व्हाट विल यू डू? Sir, initially, as it's an emergency situation, I will immediately call for help for extra pair of hands. I will secure two wide bore IV lines and will start resuscitation of fluid. Meanwhile, I will take sample for full blood count, for blood grouping, cross matching, अच्छा, coagulation. एक सेकंड, एक चीज आप छोटी सी मिस कर गई हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं हो सकती? आपने मैं एयरवे ABC की तरफ आने लगी थी, लेकिन वो मुझे नहीं लगा कि एयर अगर नहीं, शुरू में ठीक बता है। दें। देखें, ओके ओके, कुछ चीजें ठीक ऐसी हो होती गया हैं सर। जिनकी आप प्रैक्टिस ऐसे करें, बेशक वहां पर जो भी हो, लेकिन आपका हम्म, अप्रोच, आपका अगर आप मिस कर देंगे ना, तो वो बैड इंप्रेशन होगा। ठीक है, हाँ ये सारी फेलियर बात है, वो याद रखें इम्पोर्टेंट आप। पॉइंट तो है। ठीक थोड़ी है देर सर, के मैं बाद भी समझती बता हूँ। देंगे ना, कोई फेल नहीं करेगा। जो मैं आप लोगों को कभी कभी ओवर स्ट्रेस कर रहा हूँ या मैं बार बार टोक रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं होता कि ये फेल हो जाएंगे, लेकिन आप हम्म तरतीब अगर रखेंगे तो एक तो ये कि चीजें भूलेंगे नहीं, दूसरे हम्म ये कि आप देखने वाले को सुनने में अच्छा लगेगा, और उसके बाद आपके लिए कुछ गलती हलाल हो जाएगी। समझ आई? अगर आपने हम्म इंप्रेशन अच्छा दे दिया है ना कुछ क्वेश्चंस में, सुन के पता लग गया है कि भाई हम्म इसकी अप्रोच अच्छी है, तो वो आपको फेल नहीं हम्म करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। हमारे मुल्क में ठीक कौन हो सा गया सर। एग्जाम के अंदर वो कोई रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और कोई काउंटर चेक होता है, उस टाइम पे उन्होंने वो जिसको कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, अगर वो उन्होंने आपको देख के आपको पसंद कर लिया तो वो आपको पास कर देंगे। ठीक है, और वो हम्म छोटी मोटी गलतियां हम्म जो है उस पे ओवरलुक कर देंगे। लेकिन अगर आप लोग गए हैं और वहां जाके इंप्रेशन इतना बुरा हो गया है, उनको ब्लंडर मार दिया है, तो वो फिर वो उनकी अप्रोच ही बदल जाएगी एकदम से। फिर वो सारे छुरी कांटे हम्म, निकाल के बैठ जाएंगे कि ये तो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मैं आपको टोकता हूँ, ये सिर्फ मकसद सिर्फ ये है। ठीक है वहां पर सर। वहां जी पर ठीक ना, है। अगर आपको अपना नाम याद रह जाए ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम्म, वहाँ एंजाइटी में इंसान अपना नाम भी भूल सकता है, और ओ इट्स माय गॉड। इट्स 100% पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए अपने होशो हवास को काबू में रख के रिलैक्स होके कॉन्फिडेंटली जवाब दें। ठीक है, चले ठीक हो शाबाश। गया सर। एयरवे ब्रीदिंग First of all, I will सर्कुलेशन, call for ऑक्सीजन help लगा दी। for extra pair of hands. I will हम्म, start with ABC approach. I will immediately assess for airway, breathing, and circulation of patient. हम्म, And a multidisciplinary team approach will be used. I will call senior anesthetist, और फिर उसके बाद I will get two wide bore IV cannula. Immediately I will draw sample for necessary blood investigations for हम्म, blood grouping cross matching. हम्म। I will start CPR with left lateral tilt. नहीं नहीं, ये With सीपीआर की क्यों बात आ गई? अगर ये वो इस तरह, कोलैप्स है तो। हाँ तो ये बोले ना डायरेक्ट, ये बातें करके अगर आपने एकदम से सीपीआर का नाम ले लिया तो ऐसे अच्छा हुआ कि आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने ठीक है, इसके ठीक है। अंदर अभी भी दोबारा भी आपने जो एक चीज मिस की है ना, वो आप ये कहें कि मैं उसकी हम्म, एवेल्युएशन, मैनेजमेंट एंड रिससिटेशन विल गो हाँ, साइड बाय साइड। असेसमेंट विल गो साइड बाय इस साइड। जुमले का ठीक है। इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा। इसमें ये है कि हम देखेंगे कि क्योंकि इट मे बी पेशेंट में बी कोलैप्स्ड टोटली विद हम्म ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और पेशेंट में बी हम्म ओनली ब्लीडिंग, यंग पेशेंट है ना, तो यंग पेशेंट के अंदर बहुत हम्म, रिजर्व होगा। अनलेस अंटिल ठीक हो गया। अनलेस अंटिल बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है कि वो बिल्कुल ऑब्टेंडेड हो गया है या पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया है, उससे पहले पेशेंट हम्म मोस्ट प्रोबेबली विल बी कॉन्शियस। ठीक है, हम्म, सर एक छोटा सा के अंदर एक, क्वेश्चन है। जी जी,
सर वो जो मैसिव ट्रॉमा के प्रोटोकॉल के अंदर, जैसे मैसिव हेमरेज में, सॉरी, कहते हैं कि CABC अप्रोच यूज करनी चाहिए, यानी कि कोई कैटास्ट्रॉफिक ब्लीडिंग कहीं से हो रही है तो हाँ पहले यू विल अप्लाई प्रेशर और ब्लीड कंट्रोल, वहां पे पॉइंट ऑफ दैट, उस पॉइंट को कंट्रोल एग्जैक्टली करेंगे। तो बिल्कुल आप इधर सही कह रहे हैं। इसके इधर अंदर देखो ये जो मैसिव हेमरेज है मैं आपका वो तो क्वेश्चन समझ बेसिकली गया हूँ, मैं आपका क्वेश्चन ठीक है समझ ना, गया वो हूँ मैंने गौहर। ट्रॉमा के मैं अंदर आप वो जो है वो ज्यादा मिहार में वो है जहाँ टॉनिकोइड्स और बैंडेजेस लगाई जा सकती हैं, क्या वो इसके अंदर भी एप्लीकेबल होगा? देखो इसके अंदर आप प्रेशर दे के ब्लीडिंग रोक सकते हैं, बेबी है अंदर। नहीं, पैकिंग बस कर सकते हैं मैक्सिमम हम यूट्रस की। पैकिंग कैसे करेंगे, अगर बेबी है पेशेंट अंदर। वो भी आपके पास बेबी डिलीवर्ड है तो तो फिर तो ये इस पोस्टमार्टम ब्लीड के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया तो पोस्टमार्टम के लिए हो सकता है ना, प्री ये एंटीपार्टम की डिस्कशन हो रही है ना, तो एंटीपार्टम में ये ठीक नहीं है। आ सकता। ठीक है, मतलब ठीक बेसिकली है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, चीजों लिखा हुआ होता है किताब में, उस चीज को आपने अपने हथियारों को कैसे आपने खाना बनाना है, तो हर खाने की अपनी रेसिपी होगी या हर खाने में हर चीज डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। सारी सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। एग्जामिनर को आप ये बता दें कि भाई मैं हर तरह का खाना बना सकती हूँ, मुझे मिर्चों वाला खाना बनाना होगा तो मैं मिर्चों वाला खाना बना लूंगी, जहां पर नमक ज्यादा डालना है नमक डाल दूंगी, जहां पे मीठा डालना है वहां मीठा डाल दूंगी, जो टेस्ट बनाना होगा वो मैं बना लूंगी। आई नो एवरीथिंग। दैट इज द इम्प्रेशन यू हैव टू गिव द एग्जामिनर, दैट यू आर अ सेफ एनेस्थेटिस्ट। ठीक है, ठीक है। ये लेकिन चीजों को ओवर स्ट्रेस ना करें। किताबों को अगर आप सिर्फ किताबों को के अल्फाज को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो वह रियल टाइम के अंदर सिनेरियो के अंदर हर चीज नहीं बतानी होती। ठीक है, आपने उनको सिर्फ एक एक जो जो कुछ बातें हैं जो कभी गलत नहीं होती। ठीक है, तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा सिनेरियो हो कि जिसके अंदर इसमें है कि उसमें अब अच्छा मिसाल के तौर पे इसके अंदर आप क्योंकि ब्लीडिंग आपने नहीं रोकनी, ब्लीडिंग सर्जन ने रोकनी है ना, तो इसलिए जो डिस्कशन विद द सर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जुमला है ना, डिस्कशन, आई विल डिस्कस विद द सर्जन व्हाट इज देयर प्लान, इफ दे कैन स्टॉप द ब्लीडिंग इमीडिएटली बाय सम मैनूवर दे शुड गो फॉर इट। ठीक है, and you will be assessing the patient airway breathing circulation, multidisciplinary team immediately, you might shift the patient straight away to the operation theater। ठीक है, तो ये इस तरह के जुमलों को आपने वहां पर शो कर देना है कि भाई मैं उसकी, और प्रैक्टिकली भी यही करते हैं ना हम, प्रैक्टिकली भी हम यही करते हैं कि अब उसको ऑक्सीजन लगा दी हमने, उसको फ्लूइड देना शुरू कर दिए, फौरी तौर पे हमने क्रॉस मैच भेज दिया, और यहाँ पर आप मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल का नाम लेंगे। ठीक है निम्रा, you might need to activate massive transfusion protocol। जी ठीक है सर। और उसके बाद जो है वो फर्दर वैल्यूएशन, इसके अंदर आप क्या इसके अंदर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड का भी जिक्र आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या आप देखेंगे कि कहीं फ्री ब्लड अगर हो रहा है तो इसका मतलब है मोस्ट हो सकता है यूट्राइन रप्चर हो गई हो। ठीक है, अगर पीवी ब्लीडिंग हो रही है तो कोई और कॉज होगी, हो सकता है पेशेंट के अंदर कोई ऐसी हिस्ट्री है जो कोएगुलोपैथी की हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये आपको करके, ये इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसके अंदर वो आपसे इसके अंदर जो ओपन, ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके अंदर वो आपका डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा, आपके दिमाग में लीथल ट्राइएड का भी कहीं ना कहीं दिमाग में होगा। जाहिर बात है इस सिचुएशन के अंदर आपने फीटल वेलबींग देखना है, और आपने ये जुमला बोल के अपने आप को आजाद कर लेना है कि ये आपने डिसाइड नहीं करना कि ऑपरेट करना है या नहीं करना है, या क्या करना है, या पैक करना है या नहीं करना है। ये इट्स नॉट योर डिसीजन, इट्स सर्जन डिसीजन। ठीक है, तो आपने ये कहना है मल्टी, जब जहां पर ये ट्रॉमा में भी आता है तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच का जिक्र करके, जो डिफरेंट टीम्स को इन्वॉल्व करके, दे माइट ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग इमीडिएटली। कभी हमने ब्लीडिंग खुद से रोकी है? नहीं रोकी ना, हमारा काम नहीं है ये। समझ आई? तो ये बेसिकली आपने क्यों हमारे एग्जामिनर्स के सामने आपने ये शो भी करना है, लेकिन आप अपनी अप्रोच को ये भी रखें बियॉन्ड दिस एग्जाम। समझ आई? वहां पर हमारे कई एग्जामिनर्स कुछ ऐसी चीजें पूछते हैं जिनका कोई हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब ये डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज हमारा काम है? कभी जिंदगी में कोई एनेस्थेटिस्ट करेगा डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज? इवन जो फास्ट स्कैन है वो भी सर्जन्स करेंगे, रेडियोलॉजिस्ट करेगा। जो जो अगर वो नीडल डाल के एस्पिरेट करके देख रहे हैं कि फ्री ब्लड है या नहीं, वो भी कभी एनेस्थेटिस्ट करेगा? हमारा काम नहीं है। इसीलिए आप एग्जामिनर को ये भी शो कर दें कि ये चीजें हो सकती हैं, और आप सारी ये भी उसको डेफिनेटली शो करें कि इट्स यू विल बी कोऑर्डिनेटिंग, यू विल बी द टीम लीडर, यू कैन से यू विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बट यू इट्स नॉट प्राइमरीली योर जॉब। ठीक है, तो अच्छा बेसिकली आज ये मेरा जो इस टाइम पे मैं आप लोगों से जिस अप्रोच में बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कल
जब हम लोगों ने परसों की थी डिस्कशन, तो उसमें मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स का जिक्र किया था कि जिसमें हम लोगों ने पेस मेकर की बात की थी, एवी फिस्टुला की बात की थी। तो इसी तरीके से ये आप समझ लें कि ब्लीडिंग पेशेंट, अप्रोच ऑफ एनेस्थेटिस्ट टू अ ब्लीडिंग पेशेंट। तो इसके अंदर जो पॉसिबल आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसमें आपको ये टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करना, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन हो गई, लीथल ट्राइड हो गया, मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल हो गया, सेल सैल्वेज हो गया, थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी हो गई, कहीं ना कहीं से घूम फिर के इसका जिक्र आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपने करना है अप्रिशिएट। वो अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ विल यू क्लासिफाई हेमरेज? यस, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? सर कोई मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल की डेफिनेशन भी दोबारा अगर काइंडली रिपीट कर दें। मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल की डेफिनेशन भाई कोई है ही नहीं है। आप परसों आपने अटेंड नहीं किया था? किया था, वो थोड़े भूल गई है मुझे, बोलो जहन में बोलो नहीं आ बोलो, रही। मैं करेक्ट करता हूँ, आप बोलो, शाबाश, क्या समझ आया है? वो सर मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल ये था कि जब अनएंटिसिपेटेड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो क्लिनिशियन या एनेस्थेटिक एक लेबोरेटरी को और जहां जहां से ब्लड अरेंज हो सकता है उनको उस नहीं नहीं सिस्टम को नहीं एक्टिवेट कर नहीं देते थे। नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। मतलब बेसिकली एंटिसिपेट भी, इफ यू आर रिसीविंग अ पेशेंट who immediately needs blood and you don't have time to do the cross matching and everything, so every hospital has a protocol to immediately receive blood and blood products in a set pattern. ये मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसके अंदर अनक्रॉस मैच ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव ब्लड का एक पैक का एक सेट आ जाएगा आपके पास टू टैकल दिस कैटास्ट्रोफिक इमरजेंसी इमीडिएटली। दैट इज मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। ठीक समझ आई कि एक पेशेंट इमीडिएटली आ गया ठीक जिसके आपके पास टाइम नहीं है क्रॉस मैचिंग का, एंड यू वांट इमीडिएटली ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, दैट इज मैसिव ट्रांसफ्यूजन। ये कॉन्सेप्ट है, ये लिखा हुआ लिखे हुए बताने की आपको जरूरत भी नहीं है। आप उनको इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अनएंटिसिपेटेड हो गया है या आपको सामने एक पेशेंट आ गया है, यू इमीडिएटली नीड्स ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, so you will be activating a system which will bring an uncrossed match O negative or O positive blood group to save the life of the patient. ठीक है, ठीक। तो ये आपको सबको बारे में थोड़ा थोड़ा अल्फाज। सेल सैल्वेज क्या होती है, सेल सैल्वेज कैसे यूज करते हैं, व्हाट इज सेल सेवर? जो आंसर नहीं दे रहे, जो एग्जाम कैंडिडेट है, प्लीज वो बोलें। अगर उनको शर्म आ रही है या उनको डर लग रहा है कि मैं डंडा मारूंगा, तो मैं डंडा नहीं मारूंगा। ठीक है, जो जो एग्जाम कैंडिडेट हैं प्लीज सारे पार्टिसिपेट करें। ये दानियाल आयजा के अलावा भी कोई बोले जो, और अगर एग्जाम कैंडिडेट नहीं है दे कैन ऑब्जर्व, बट अगर जो है वो प्लीज अभी भी, अगर आप लोग शर्मिंदा शर्मिंदा खामोश, ये उम्र आपका मैंने कोई आंसर नहीं सुना, आप किस चीज के इंतजार में है? वाइवे के बाद आपने बोलना है। जो अभी तक नहीं आंसर कर रहा प्लीज वो भी बोले, वरना नहीं बोलना चाहते तो आई कैन नॉट से मोर देन दैट। ठीक है, व्हाट इज सेल सैल्वेज? जी प्लीज। Sir, it's a technique used for transfusion intra to patients. अच्छा, इसकी पहले देखो मेरी बात सुनो, एक सेकंड टेक्निक। निम्रा मेरी बात सुनो। आपने वहां पर जी कोई सर। खुशखती का इम्तिहान नहीं जीतना, ठीक है? कोई भी इस तरह का कोई सवाल पूछें, आप इंग्लिश में ना पढ़ा करें, खुदा के जी लिए। आप सीधी जबान में एक्सप्लेन करना शुरू करें कि इट्स अ सिस्टम कि जिसके अंदर इंट्राऑपरेटिवली हम ब्लड को कंजर्व करते हैं। ठीक है, ब्लड को कंजर्व करते हैं ना, इसमें सेक्शन होती है जिसमें अंडर क्लोज पाथवे आप ब्लड को रिसीव करते हैं, उसको वॉश करते हैं, सर, फिल्टर आपकी करते आवाज हैं। नहीं आ रही थी, अभी आई है। मैं कह रहा हूं कि ये सेल सैल्वेज का ये सिस्टम होता है कि बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सिस्टम कि जिसके जरिए हम ब्लड को कंजर्व करते हैं। ठीक है, इट इज अ टेक्निक नॉट मे बी यूज इन इमरजेंसी और इन इलेक्टिव प्रोसीजर वेयर यू वांट टू अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सबको ही नहीं आ रही आवाज? सर आ रही है, नहीं सर, सर आ आपकी रही है, आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आ रही है। निम्रा आ आप रही है। रिकनेक्ट करें। आ रही है सर। निम्रा सर आपको आ शायद रही है। आपकी साइड पे कोई प्रॉब्लम है शायद। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप दूसरे का ब्लड नहीं लगाना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि उसी का ब्लड उसको लग जाए। तो उसकी एक टेक्निक है। ये क्या होता है, इसमें एक सक्शन होती है, एक क्लोज सिस्टम होता है, उसके अंदर फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, इसके अंदर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन
जो है वो, या कह लें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन तो फीकल मैटर है। मेलिग्नेंसी इन्फेक्शन जो है वो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है ना। तो आप इसमें अवॉइड करेंगे, उसमें फिल्टर्स यूज करेंगे। फीकल मैटर होगा तो आप नहीं करेंगे क्योंकि वो इट कैन सॉइल द ब्लड, ठीक है। और इसकी एक और बात ये है कि इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटिंग सिस्टम होता है, और माइंडेड कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरबीसी सॉरी हीमोग्लोबिन जाती है, यानी कि इसमें सिर्फ इसमें कोआगुलेशन फैक्टर नहीं जाते, इसमें प्लेटलेट नहीं जाते। तो ये एक इसका ज़हन में रखना, इतना भी आपके लिए काफ़ी है सेल सेवर के रेफरेंस से। अगर इतना भी आपको पता है। और दूसरे ये कि 2 सेक्शंस यूज़ की जाती हैं। अगर कोई डर्टी मटेरियल है तो वो उसके लिए दूसरी सेक्शन होती है, और जो प्योर ब्लड आ रहा है उसके लिए होता है। ज़ाहिर बात है इट्स नॉट एब्सोल्यूट के 100% सिर्फ क्लीन ब्लड ही जाए, लेकिन यू माइट हैव 2 सेपरेट सेक्शन, ठीक है। उसको वॉश करते हैं और उसी के अंदर ही उसको ब्लड को स्टोर करके उसी उसी वक्त आप उस पेशेंट को लगा सकते हैं। इतना इट्स मोर देन एनफ। थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी और ऑटम का भी यही है कि वो ब्लड लेते हैं और उसकी जो जो फाइब्रोइलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं ब्लड की वो देखी जाती हैं, ठीक है। दोनों कंपनीज हैं, डिफरेंट है, उनका मैकेनिज्म थोड़ा सा सेपरेट है, लेकिन सिंपल वर्ड ये है कि अगर रिएक्शन टाइम ज़्यादा हो रहा है, कि देर से क्लॉट बनना शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर FFPs देने हैं। अगर एंगल अल्फा एंगल कम है तो आपने जो इनिशियल जो क्लॉट बनता है, इनिशियल उसकी जो है ना वो फाइब्रिनोजिन का होता है, तो फाइब्रिनोजिन का स्टोर जो है वो FFP सॉरी क्रायोप्रेसिपिटेट्स में होता है। अल्फा एंगल की अगर प्रॉब्लम है तो आपने क्रायोप्रेसिपिटेट्स देने हैं। अगर अल्फा एंगल ठीक है लेकिन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव नहीं हो रहा, वहाँ पे आपने प्लेटलेट्स देने हैं। और अगर वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी बन रहा है लेकिन क्लॉट जल्दी टूट रहा है, उसका मतलब है फिब्रिनोलिसिस ज़्यादा हो रही है, आपने वहाँ पे ट्रांसएमिक एसिड देना है, ठीक है। तो ये 4 उसकी इंटरप्रिटेशन है। इससे ज़्यादा कि आपको ग्राफ्स आपको आने चाहिए। ये टोक्स का स्टेशन भी आ सकता है, याद रखिए, ठीक है। ये टोक्स का स्टेशन भी आ सकता है बिल्कुल इसी तरीके से। तो ब्लीडिंग मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रॉमा के अंदर भी आ जाएगा, मैसिव ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज में भी आ जाएगा। और मज़े की बात आपको बताऊँ, एओर्टिक एन्युरिज्म की जो सर्जरी है या कोई भी ऐसी सर्जरी जिसमें मैसिव हेमरेज हो सकता है, उसमें बहुत सारी बातें आप यही बता सकते हैं। यही आप सारी चीज़ें बता सकते हैं कि भई इसमें आप एकदम ब्लड प्रेशर को 130 लेके जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हीमोग्लोबिन को आप 15 लेके जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये डैमेज कंट्रोल आ गया। डैमेज कंट्रोल के अंदर एक आप रियलिस्टिक टारगेट सेट करेंगे। यू डोंट वांट टू करेक्ट 100% थिंग एंड यू विल बी अचीविंग अ रियलिस्टिक टारगेट्स, ठीक है। तो और उसमें आपका एम होगा कि आप लीथल ट्रायड से पेशेंट को बचाएं। यही अप्रोच आपकी एओर्टिक एन्युरिज्म में आ जाएगी, यही अप्रोच आपकी ब्लीडिंग में आ जाएगी। कोई भी ब्लीडिंग पेशेंट, ऑर्थोपेडिक की ब्लीडिंग है, हेमरेज, ये ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज है, थोड़ी बहुत बातें डिफरेंट होंगी, मेजॉरिटी बातें कॉमन होंगी। ये हीमो डाइल्यूशन का जिक्र कर दें, ठीक है। नॉर्मल वोलेमिक हीमो डाइल्यूशन, हाइपर वोलेमिक हीमो डाइल्यूशन, और इवन आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई रेयर ब्लड ग्रुप है, या ये इन पाकिस्तान के एग्जाम में तो जिहोवाज विटनेस कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एक जिहोवाज विटनेस इंटरनेशनल एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उसके अंदर भी बेसिकली ये होता है कि वो लोग ये कहते हैं कि भाई उसमें कुछ ग्रुप होते हैं जो अपना ब्लड एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग सेल सेवर को भी एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो उनके अंदर ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज के अंदर ये हीमोडाइल्यूशन का जिक्र आ जाता है, टॉर्निके का जिक्र आ जाता है, लिम्ब की एलिवेशन का जिक्र आ जाता है, ठीक है। वो पेशेंट के जो अपना एक्सेप्ट कर लेंगे ब्लड, तो आप उनका ही कोई इलेक्टिव सर्जरी है तो आप उनके ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 4 मंथ्स या 6 मंथ्स आप उसके ही 2 से 3 प्रिंट्स करके और उसको रिप्लेस करके आप उसको स्टोर कर सकते हैं और आप वही ब्लड उसको दे दें, ठीक है। तो ये सर ये स्ट्रेटजीज हैं। सर्जरी से कितनी देर पहले हम पेशेंट का ब्लड ले सकते हैं? कोई इसके सर है रिकमेंडेशन नहीं ये कि तो सर जो ये उसका ब्लड लेना है? नहीं बेटा, आयजा देखो मेरी बात सुनो। इसके अंदर ये है सर। कि आप ये तो आपने स्टोर करना है ना, एक वक्त में तो आप 3 प्लेट ब्लड नहीं ले सकते ना, ठीक है। तो अगर आप जी सर। ये ऐसी सर्जरी है जिसमें आप 2 से 3 पेंट्स स्टोर करना चाहते हैं, तो ओवर पैसेज ऑफ 6 मंथ्स 4 to 5 मंथ्स आप लेके उसका स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ठीक। वो तो ये काफी लंबे अरसे तक 4 वीक्स बिफोर सर्जरी जो है वो विड्रॉ करते हैं, और 1 हफ्ते में जो है 2 से 3 सेशन से ज्यादा नहीं करने होते, और इसके साथ एरिथ्रोपोइटिन जो है वो स्टार्ट कराना होता है 4000 यूनिट्स। ये तैयबा ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। देखो आप फिर किताब की बात, फिर मैं वही मैं आपको बार बार यही बात कहूंगा कि नॉर्मल पेशेंट में कभी जिंदगी में किसी को एरिथ्रोपोइटिन दिया है यार? एरिथ्रोपोइटिन किस पेशेंट में देंगे तैयबा? सर रीनल डिजीज वाले पेशेंट डायलिसिस नॉर्मल वाले आपने पेशेंट में आपने कहीं जिक्र किया है यहाँ पर कि रीनल डिजीज का पेशेंट हो तो देंगे?
सबसे सर लेकिन ये जो पहले प्री इरिथ्रोपोइटिन उसमें देंगे जो पेशेंट रिफ्यूजल है सर, पेशेंट डोनेशन रिफ्यूजल है उसमें देंगे, नहीं तो नहीं कहता नहीं है मैं नहीं वासिफ, कराऊंगा, आपने मतलब कभी ये वो आपने कभी जिंदगी में ऐसे किसी पेशेंट का देखा है? मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसा होता हो, मगर मैं ये मेरी समझ से बाहर है ये। नहीं सर। अगर है ऐसा, आप लोग इतनी रेयर बात क्यों बोलना चाह रहे हैं? सर लेकिन ब्लड कलेक्शन तो मेरे ख्याल में इसी तरह ही होती है, इरिथ्रोपोइटिन देते हैं ताकि उसका एचबी जो नहीं है वो मेंटेन किया जा सके। नहीं 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 नहीं, क्या हम नॉर्मल पेशेंट को एचबी इरिथ्रोपोइटिन लगती है? कि कभी आपने किसी नहीं, वो एनीमिया के वैसे ही ट्रीटमेंट? ओवर टाइम उनका हो जाता है देखो बेहतर हो मेरी बात जाता है। सुनो, आपको पता है, अगर देखो तैयबा, सॉरी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस किस्म के फैंसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर है, इस पे एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा। कभी आप में से कोई एक, यहाँ पे इस वक्त 16 लोग हैं, 15 लोग हैं, कभी आपने जिंदगी में किसी पेशेंट को एथ्रोपोइटिन दिया है उसकी हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, अदर देन रीनल फेलियर? जी तैयबा, सर नहीं देते। तैयबा बताइए नहीं प्लीज। सर नहीं देते। तो फिर क्यों ऐसी ऐसी आप बात कर रही हैं? फंस जाएंगी ऐसे। इस किस्म की ये फैंसी बातों के चक्करों में ना पड़े, खुदा के लिए। फैंसी बातें करके आजकल देखा है ना हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, जो बंदा जितनी फैंसी बात कर रहा है वो उतना बुरी तरह फंस रहा है। तो खुदा के लिए सिंपल रहें, सादा सादा बातें करें, सादा सादा करके इम्तहान पास करें। नॉन नॉन प्रैक्टिकल बातें जो कभी जिंदगी में कोई नहीं करता, उसकी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जिंदगी में हम कभी नहीं करते, लेकिन वो लॉजिकली करेक्ट होती हैं, और वो थ्योरेटिकली भी करेक्ट होती हैं, लेकिन वो रिकमेंडेशंस में नहीं होती। मेरी नज़र से नहीं गुजरी है कि ऐसी कोई रिकमेंडेशन, ये कोई इतनी कॉमन चीज़ नहीं है। तो इसलिए बिला वजह अपने आप को मुश्किल में ना डालें। सिंपल देखें, सिंपल, आपको इससे आपका क्या ख्याल है, वो इस बात पे मजीद जिरा करेगा आपसे? वो कभी भी जिरा नहीं करेगा। ये तो बहुत ही 10 सेकंड का भी नहीं पॉइंट है, ये तो 3 सेकंड का पॉइंट है कि भाई आप पहले ब्लड स्टोर कर सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा आपको डिटेल में कोई नहीं जाएगा। तो वो बनी इसराइल की तरह सवालों को पूछ पूछ के या कुरेद कुरेद के अपने आप को मुश्किल में ना डालें, बस। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो मेरे ख्याल ब्लीडिंग के लिए इट्स मोर देन एनफ। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। ट्रांसएनेमिक एसिड को कौन बताएगा? व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्रांसएनेमिक एसिड? सर सवाल फिर बताइएगा, व्हाट इज? ट्रांसएनेमिक एसिड का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? एंटी फिब्रिनोलाइटिक है सर, एंटी एंटी फिब्रिनोलाइटिक। फिब्रिनोलिटिक है ना, प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। यस, ये आंसर है इसका। एकदम से एक और क्वेश्चन आ गया है मेरे दिमाग में ऐसे ही। हेपरिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? वो तो एंटी थ्रोम्बिन 3 का इनहिबिटर है ना। एंटी थ्रोम्बिन 3 का इनहिबिटर है। डायरेक्ट डायरेक्ट थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन इनहिबिटर, सॉरी थ्रोम्बिन का इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। एंटी थ्रोम्बिन 3 को मेरे ख्याल से सर ये करता है एक्टिवेट। हाँ एक्टिवेट करता है, बिल्कुल। एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है, हम्म इनहिबिट नहीं करता। जी सर, इनडायरेक्ट की जगह मैंने एंटी बोल दी गलती से, ठीक है, तो सॉरी। ये इसका देखें, मेरी बात सुने, इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सारी दवाइयां जो आपके नजर से गुजर रही हैं उनका सिंपल मैकेनिज्म, नो नीड टू डिटेल टू हैव अ डिटेल, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ये क्या है, ये कैसे यूज होती है, इसका क्या साइड इफेक्ट होते हैं, 1 2, ये आपकी ये एक प्रैक्टिस है। ये एस इनहिबिटर का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इतना सिर्फ। वहां पर इतनी भी बातें आपको बता देना तो बहुत। अब आपसे देखिए, मैंने एकदम से पूछा ना, आप उल्टा बोल रही थी। इनहिबिटर नहीं है ये एक्टिविटी को बढ़ाता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। ओके, अच्छा, इसी में ही एक और क्वेश्चन है, पूछ के मुझे देखें। बेसिकली जो हर एग्जाम के अंदर ना प्रेग्नेंट पेशेंट का जिक्र जरूर आएगा, ठीक है। तो प्रेग्नेंट पेशेंट की अगर कोई भी सर्जरी आ जाती है प्रेगनेंसी में, या कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो सिर्फ प्रेगनेंसी के बारे में अगर आपको 60 सेकंड्स में एक्सप्लेन करना हो कि प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर एनेस्थेटिक क्या, आपने एक आपको एग्जाम उसने बताया है आपके रेजिडेंट ने कि एक प्रेग्नेंट पेशेंट है, तो उसके अंदर क्या क्या बातें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो आपने विद इन फ्यू सेकेंड्स आपने उनको एग्जामिनर को बतानी है? जी सर सर एस्पिरेशन प्रोफाइलैक्सिस, हम्म डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, हम्म
ड्यू टू एडिमेटस इश्यूज होते हैं सर उनमें, और उनकी एफआरसी डिक्रीज होती है, रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से एफआरसी होती है सर, एंड कार्डियक लेफ्ट लेटरल टिल्ट करेंगे सर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होता है सर इनमें। ये ज्यादा होता है तो क्या मतलब? आपकी ना आवाज नहीं आ रही वासिफ, अनफॉर्चुनेटली। कोई और बताए प्लीज। नहीं गुजरे सर। सर पेशेंट इज इसको प्रोन जी जी बोलो, आयजा बोलो। सर इसको अगर हम क्लासिफाई कर लें सिस्टम वाइज, तो अगर हम सीएनएस में देखेंगे तो प्रेग्नेंट पेशेंट की जो मैक होती है वो 40% से लेस होती है। इनमें एपिड्यूरल वीनस प्लेक्सिस जो होता है वो इनगॉर्ज होता है, तो इसमें जो हमने एपिड्यूरल किया लोकल की जो डोज देनी होती है वो कम देनी होती है रिलेटिव टू नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स। फिर अगर हम सर सीवीएस में आएंगे तो इन पेशेंट का कार्डिक आउटपुट जो होता है वो ज्यादा होता है इन पेशेंट्स में। और इसके अलावा सर अगर देखें, रेस्पिरेटरी में सॉरी आयजा, मैं आपकी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही बता रही हैं, लेकिन मैं आपको दो बातें बताने की कोशिश एक मिनट प्लीज, उनको बोलने दें, एक मिनट को बोलने दें, मेरी बात सुनो। चक्कर इसमें ये है मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ पॉइंट, वो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके सामने एक सिनेरियो है ना कि प्रेग्नेंट पेशेंट फॉर एनी सर्जरी, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा ना इतनी जरूरत होगी, ठीक है, कि आप उसको क्लासिफाई करके सिस्टम वाइज आप बताने की कर रही हो, ठीक है। तो इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ मेरा ये है कि आप इस जुमले को स्क्वीज करते 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 दरिया को कूजे में बंद करके कोई एक लाइन या ऐसे चीज याद कर लें कि जिसमें आप विद इन 30 to 60 सेकेंड्स आपको प्रेगनेंसी की सारी बातें उनको बता दे जो आपसे रिलेटेड है। डिफिकल्ट एयरवे बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ एस्पिरेशन and easy desaturation because of low FRC and airway engorgement, so difficult, ये आपकी and large breast shadow, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं जुमले को, लेकिन बिल्कुल स्क्वीज करके डिफिकल्ट एयरवे हो गया। इसमें आपकी 4-5 चीजें तो इसी में कंफर्म आपकी कवर हो गई। दूसरे, रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ एनेस्थीसिया विद रेफरेंस टू मसल रिलैक्सेंट, मैक, लोकल एनेस्थेटिक वॉल्यूम एंड डोज। इसके अंदर आप 3-4 चीजें इसमें आप कवर कर लेंगे, तो आपकी तकरीबन 80% से ज्यादा चीजें आपकी चंद सेकंड्स के जुमले में हो जाएंगी। और 2 लाइव्स जी सर। तो ये आप मतलब बेसिकली ये बताने का मकसद ये है कि अगर उनकी की के अंदर उन्होंने आपसे ये पूछना ही नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर आप उनको चंद सेकंड्स पे बता देंगे ना, तो आपने इनको ये इंप्रेशन दे दिया, ये एक इतने से बाद में आपने उनको पूरे प्रेग्नेंट पेशेंट के एनेस्थेटिक कंसर्न्स बता दिए। तो इसको जुमले को स्क्वीज करते 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 बिल्कुल कोई छोटा सा ऐसा जुमला याद करें जिसमें आपको ये जुमला क्लासिफाई करके बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको चेंज भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको इफेक्ट प्रैक्टिकली एंड रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म, लो रिक्वायरमेंट ऑफ एनेस्थीसिया मेडिकेशंस, डिफिकल्ट एयरवे। या आप इसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं आप अपने तौर पे, या आप इसको प्रैक्टिस करके। यही इसी तरह का जुमला आपको पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए आना चाहिए, एल्डरली के लिए आना चाहिए, और जो बिल्कुल कॉमन चीजें हैं जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये आपका पेपर आउट है, ये आपको कहीं ना कहीं जुमला उसका बोलना ही बोलना। तो इस तरह के जुमलों की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर वो कोई भी सिनेरियो पूछ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बेसिक बातें, ये बातें कहीं नहीं भूलेंगी, ठीक है। तो क्योंकि अगर आपकी इस चीज की प्रैक्टिस नहीं होगी कि आपने प्रेग्नेंट, बेशक उन्होंने आपसे सिनेरियो पूछा है कि एक प्रेग्नेंट पेशेंट है उसकी अपेंडिसेक्टमी होनी है, तो वो आपसे ये बात एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी की सारी चेंजेस आती हों, लेकिन अब उनका कोई नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है या आपका फायदा है। अगर आप उसमें इस तरह के कोई स्क्वीज करके बोल देंगे तो आपके लिए बाकी सवाल का जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसी तरह का जुमला आप प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए रखें, इसी तरह का जुमला आप एल्डरली के लिए रखें, ताकि आपके लिए वहां पर एग्जाम के अंदर, ये देखो ये बातें प्रीपेयर्ड हैं, ये प्रीपेड है पैकेज, ये आपसे वहां पर आपने बोलना ही बोलना है। ये मैं आपको इस चीज को चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम पीडियाट्रिक, एल्डरली, प्रेग्नेंट पेशेंट के बगैर मुकम्मल नहीं होगा, हाइपरटेंसिव डायबिटिक पेशेंट के बगैर मुकम्मल नहीं होगा कोई भी एग्जाम। तो व्हाई नॉट यू प्रिपेयर वेरी गुड वर्ड्स प्री हैंड, ठीक है। सबको समझ आ गई बात ये?
जी सर। इसमें एक ये भी चीज ऐड कर देंगे ना कि यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन रिलेटेड जो है वो हमारे कंसर्न्स हैं, और लेबर जो है प्री टर्म लेबर के उसको अवॉइड करेंगे, एक्सेसिव यूट्राइन स्टिमुलेशन को अवॉइड करेंगे। 2 लाइव्स में ना, 2 लाइव्स के अंदर ये बातें आप बोल सकते हैं। 2 लाइव्स हैं तो उसमें आपने कोई भी दवाई के जो प्लेसेंटल ट्रांसफर हो के बेबी को इफेक्ट कर सकती है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो बात हो गई। अगर आपने कोई ऐसी चीज की है जिससे यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन इफेक्ट हो रही है तो उससे फीटल डिस्ट्रेस होगा, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो असल में एक्चुअली ये मतलब ये एक आपको अपने लिए याद रखने के लिए है प्रैक्टिस कि ताकि वहां पे आप भूलें ना। आपने सही बताया, ये आप इस तरह बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रेग्नेंट पेशेंट के बारे में ये बातें हो गई, ब्लीडिंग की हो गई। एक हाइपरटेंसिव का भी सिनेरियो कर लेते हैं फिर। एक असल में मैंने जो लिस्ट बनाई थी वो मैंने आपको बताया था ना, मैं इसमें आई विल कम बैक। जॉइंटस पेशेंट का किया था हमने, कोएगुलोपैथिक पेशेंट का किया था। अच्छा, एक मैं बिल्कुल डिफरेंट सवाल पूछ रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद हम दोबारा इस पे आते हैं। मुझे बताएं, एक पेशेंट को नॉन ऑपरेटिंग रूम एनेस्थीसिया आपने देना है, तो नॉन ऑपरेटिंग रूम एनेस्थीसिया के अंदर क्या क्या कंसर्न्स होंगे, यानी कि अदर देन ऑपरेशन थिएटर? हु विल आंसर? नॉन ऑपरेटिंग रूम एनेस्थीसिया। May जी I? बस, जी, यस यस श्योर। So first of all, एक तो हम रिमोट हैं फ्रॉम थिएटर कॉम्प्लेक्स, सही। और उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ इमरजेंसी इक्विपमेंट्स एंड जो रिससिटेशन इक्विपमेंट्स होते हैं उसको हम मेक श्योर करेंगे कि अवेलेबल हो, हम्म और उसकी उसकी हमारे साथ ट्रेंड असिस्टेंट हो, हम्म और अगर वो जिस जगह पे हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल एमआरआई, तो एमआरआई कंपैटिबल एनेस्थीसिया मशीन एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स हों, हम्म और अगर एंडोस्कोपिक स्वीट में या रेडियोलॉजी स्वीट में एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो उधर हमारा रेडियोलॉजी में हाइपोथर्मिया एक बहुत मेजर कंसर्न होगा कि वहाँ हाइपोथर्मिक होते हैं के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। हम्म और एंडोस्कोपी में पोजीशनिंग और एयरवे से रिलेटेड कंसर्न्स मेनली, क्योंकि एयरवे शेयर्ड होता है पहले आप ना, मोस्ट ऑफ द आप इंडिविजुअल पे ना जाएं, ब्रोंकोस्कोपी पहले आप कॉमन बातें जी। बोलने की कोशिश करें। आपने जो बात बताई है ना, इसके अंदर अभी तक आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं कि अनफेमिलियर एनवायरनमेंट होता है, लिमिटेड मैन पावर जी होती है, so you have to be यस very meticulous about pre-hand, make sure that you have all the resuscitative equipment and whatever you want in any catastrophic situation should be there, because there is limited manpower here. अब वहां पर अकेले हो सकता है, यस आप अकेले रह सकते हैं। ठीक है, और वहां पे जो यस टेक्नीशियन है वो भी ट्रेंड हो तो ज्यादा बेहतर है, who has the experience of working in that environment. तो ये दो बातें हो गई। यस इसके अलावा अब आप इंडिविजुअल जाएंगे तो हाइपोथर्मिया भी हो गया, और एमआरआई के रेफरेंस से एमआरआई कंपैटिबिलिटी का इशू हो गया, हाइपोथर्मिया का इशू हो गया, नॉइज का इशू हो गया, सर्किट डिस्कनेक्शन का हो गया, लिमिटेड आपकी पेशेंट के आपकी एक्सेस हो सकता है लिमिटेड हो। ठीक है, यस तो ये उसमें मॉनिटरिंग पेशेंट आ जाएंगे। मॉनिटरिंग की हो सकता है, आपको एडिक्वेट लेवल ऑफ आपको मॉनिटरिंग का वहाँ पे प्रॉब्लम हो। ठीक है, जी ये सर। कम चंद बातें कॉमन जो आपसे पूछ सकते हैं। इसमें एक एंडोस्कोपी है, इसमें आपका एक ये जो है, ब्रोंकोस्कोपी, एमआरआई, MRI सर। और इसके अलावा सोचिए जरा, और कौन कौन सी जगहों पे आउट ऑफ ऑपरेशन सर थिएटर सर है? रेडिएशन डेंटल में हम होता है सर, डेंटल सर्जरी। एक हाँ बंदा और जी सर बताए, वो ईसीटी जो है, एक बंदा बताए प्लीज। रेडिएशन 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 में डिपार्टमेंट में और हम रेडिएशन थेरेपीज कराते हैं और और ब्रेकी थेरेपीज कराते हैं, और एमआरआई में हम केसेस कराते हैं, एंडोस्कोपी में जीआई एंडोस्कोपीज कराते हैं, ईआरसीपीज कराते हैं, और ब्रोंकोस्कोपी पल्मोनोलॉजी की इंटरवेंशंस हो सकती हैं, ब्रोंकोस्कोपिक, डायग्नोस्टिक वर्सेस थेरेप्यूटिक, और इसके सर अलावा ईसीटी भी आएगा इसमें? ईसीटी भी आ सकता है,
इसके अंदर कार्डियोवर्जन भी आ सकता है, इसके अंदर सर डेंटल जो भी हो सकता है और वो क्योंकि गायनी वो में भी भी हो सकता है। गायनी में क्या है, सर गायनी में क्या है? सर वो जो उसमें वो एग रिट्रीवल कर रहे होते हैं, जो इक्सी सेंटर्स होते हैं सर, वो भी तो रिमोट नहीं होते। नहीं वो आमतौर वो तो वो ऑपरेशन ओटी में थिएटर होता का है। है। चले पोस्ट एनीवे, एग रिट्रीवल। इसके अलावा एक जो टेस्ट किया जाता है जो माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए, इलेक्ट्रोमायोग्राफी नहीं नहीं, नहीं, टेंसिलॉन टेस्ट, टेंसिलॉन टेस्ट। टेंसिलॉन टेस्ट, ठीक है। यस। तो ये चंद चीजें हैं, क्योंकि ये ना ये इनको मैं कहूंगा एटिपिकल सिनेरियोज एंड एटिपिकल क्वेश्चंस, के एक क्वेश्चन इस किस्म का जरूर पूछा जाता है, चाहे वो ईआरसीपी तो हो, इसके चाहे वो एमआर। बुलेट पॉइंट्स हमारे क्या क्या होंगे, वो मेन पॉइंट्स अगर आप बोल दें तो 4-5। सॉरी मैंने कहा इसके मेन पॉइंट्स अगर आपने हम बता दिए। जैसे अनफेमिलियर एनवायरनमेंट, जी lack of trained assistant या availability of trained assistant is to make sure equipment and resuscitation, anesthesia equipment and resuscitation equipment की availability make sure करनी है। 3 ये हो गए, और बस उसके बाद फिर इमरजेंसी ड्रग्स monitoring की है। अवेलेबिलिटी, इमरजेंसी इमरजेंसी ड्रग्स मतलब अवेलेबल। जी ठीक है। अच्छा, तो इसमें बेसिकली एमआरआई को हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। इसमें ऑक्सीजन पोर्ट, शिफ्टिंग फैसिलिटी, शिफ्टिंग ट्रॉलीज अवेलेबल होनी चाहिए कि आईसीयू में अगर पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ जाए। और उसके अलावा जो है आपके पास सक्शन, इसमें आपने मतलब ऑक्सीजन और सक्शन अपनी और एम्बू बैग सबसे पहले उसमें कंफर्म करना होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी रिससिटेशन की देखिए ना, रिससिटेशन एबीसी होती है आमतौर पे। ये ट्रांसफर वाली बात आपने अच्छी की है कि आपके पास बैकअप होना चाहिए कि अवेलेबल होनी चाहिए। सॉरी, टेलीफोन लाइन अवेलेबल होनी चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए किसी को कॉल करके बुलाने के लिए, हेल्प के लिए। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बैकअप फैसिलिटी, इस बैकअप फैसिलिटी में आप सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। सर इसमें हम पोर्टेबल वेंटिलेटर को इंक्लूड कर सकते हैं इन केस सर्टेन सिचुएशंस जब हमें वेंटिलेटर, नॉट पोर्टेबल वेंटिलेटर, एम्बू नहीं, पोर्टेबल वेंटिलेटर भी ठीक है, अब्बू भी ठीक है, ठीक है। पोर्टेबल वेंटिलेटर भी होते हैं, पोर्टेबल वेंटिलेटर होते हैं हर जगह पे, ठीक है। ये हमारे मुल्क में नहीं होते, जाहिर बात है, लेकिन बहरहाल ये इनकी बिल्कुल वैलिड चीज है, जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होता, वो उसके साथ जो शिफ्टिंग की ट्रॉली होती है वो उसके साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। तो बैकअप के अंदर आप ये सारी बातों को कवर कर सकते हैं। या और ये बातें देखें, ये बिल्कुल कॉमन सी बातें हैं, और इसमें आप ज़हन में रखें कि बार बार रेपिटेशन करने के बजाय आप उनको एक जुमले में भी ये बोल सकते हैं कि एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन की तमाम रिससिटेशन की इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए और बैकअप भी होना चाहिए। बस ये तमाम बातों की चंक वो है जो उसमें मेडिकेशंस भी आ गए, इक्विपमेंट भी आ गया, और ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी आ गई, सक्शन भी आ गई, सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो भाई ये इतना ही इसके लिए काफ़ी है। अच्छा, एक पेशेंट है जो सेप्टिक है, सेप्टिक पेशेंट है, ठीक है। सेप्टिक पेशेंट में अगर आपको कोई एनेस्थीसिया परफॉर्म करना पड़े, उसमें क्या आपको ख्याल रखना पड़ेगा? क्योंकि ये क्वेश्चन, अब आप कौन आंसर देना चाहता है, पहले हैंड रेज करे, मैं उसको फिर क्वेश्चन दोबारा से मैं रिफ्रेश करता हूँ। जी जी वसीम, एक थोड़ा सा आप लाउड बोले, आप बहुत हल्का बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बेसिकली, ये क्वेश्चन की डोमेन क्या होगी? एक तो सेप्टिक पेशेंट आपका कोई, जैसे मिसाल के तौर पे डायबिटिक फुट है, तो उसके अंदर भी ये बातें आ जाएंगी। एक पेशेंट है जो कि आईसीयू में है, सेप्सिस में है, वेंटिलेटेड है, हो सकता है उसकी कोई इंसिडेंट ड्रेनेज करनी है या कोई इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन खत्म करना है, उसके लिए भी हो सकता है। तो यानी कि ये बेसिकली ये मैं आपको एक जनरल अप्रोच बता रहा हूँ कि जिसके अंदर एक सेप्टिक पेशेंट है, उसके अंदर आपकी क्या अप्रोच होगी, क्या आपको किस तरह से मैनेज करना होगा। एक आपको सेप्टिक पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है, क्या क्या बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो my initial assessment would be mandatory in looking for hemodynamic status. Very good. And either airways, how is airway managed and how is circulation being managed, either inotropes are there or not, और fluid resuscitation status में देखूंगा patient का। सेप्सिस के अंदर आइनोट्रोप का लफ्ज बोलना चाहिए या वेजोप्रेसर का बोलना चाहिए? वेजोप्रेसर। और आगे चलो। and then मैं मल्टी ऑर्गन
इन्वॉल्वमेंट को देखूंगा कि एक से वेरी ज्यादा गुड, सिस्टम इन्वॉल्व तो नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे कंसर्न्स होंगे पेशेंट के कंसेंट रिलेटेड एंड फैमिली काउंसलिंग, explaining them risk of anesthesia and risk of mortality associated with it. ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्री ऑपरेटिव प्रेपरेशन होगी, जहाँ से पेशेंट मैंने ट्रांसफर करना है टू थिएटर, वो मेरे ट्रांसफर के अब कंसर्न्स आप होंगे, थोड़ा सा उसकी डिस्ट्रैक्ट हो preparation। गए, थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं पहले वो बताएं। इस पेशेंट में क्या आपको कोई और मॉनिटरिंग के रेफरेंस से सोचो या पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग के रेफरेंस? सोर्स ऑफ सेप्सिस देखेंगे और आयजा एक मिनट इनको इलेक्ट्रोलाइट्स। बोलने दो, आयजा प्लीज इनको बोलने दो। एक एक बंदे को पूरा मैं मौका देना चाहता हूँ ताकि उनको समझ आ जाए बात। जी, मॉनिटरिंग के रेफरेंस से क्या चीज होनी चाहिए? सब मॉनिटरिंग मैं देखूंगा कि वो मुझे इन्वेसिव मॉनिटरिंग की जरूरत तो नहीं है नहीं पेशेंट को। है, इसके अंदर होगी, इसके अंदर मॉनिटरिंग, sir. इन्वेसिव मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। यू हैव टू डू द इन्वेसिव मॉनिटरिंग, ठीक है। ओके। In addition to standard 1, standard 2 monitoring, what can you use or what can you need? सर आर्टीरियल लाइन प्लेस करूंगा बिफोर वेरी गुड। और सेंट्रल वीनस लाइन एक्सेस 2 हो गई। और कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग तो हम कर ठीक सकते हैं। है, इसकी जरूरत पड़ सकती है। और अगर आपके पास एक्सपर्टी या फैसिलिटीज अवेलेबल है तो टी, ठीक है। या आप ये जरूरी नहीं है कि आप पहले में सबसे पहले टी बोल दें, लेकिन आपके दिमाग के अंदर ये जुमला इस तरह याद कर लें कि इन एडिशन टू स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग, दिस पेशेंट मोस्ट प्रोबेबली विल बी नीडिंग आर्टीरियल लाइन, सीवीपी, कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग, और इन स्पेसिफिक केसेस टी। और इन एडिशन टू स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग, आपको जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग की जिसकी होगी उसमें एबीजीज आ गया, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है आपको कोआगुलेशन प्रोफाइल करना पड़े। कोआगुलेशन प्रोफाइल बाय द वे जो होता है वो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में अवेलेबल होता है। तो एबीजीज हो गई, ब्लड शुगर हो गई, कीटोन्स हो गए, जो है आपकी ये रोटम या थ्रोम्बोइलास्टिग्राफी हो गई। इन सारी चीजों की आपको हो सकता है, क्योंकि ये पेशेंट ज्यादा ब्लीड भी कर सकता है, इस पेशेंट में हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटीज भी ज्यादा आ सकती हैं। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इस तरह के ये देखें। अच्छा, एक और बात ये, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये सवाल इस तरह से कोई नहीं पूछेगा आपसे, वो आपको कोई ना कोई सिनेरियो होगा जिसमें आपके दिमाग में सिर्फ एक बज़वर्ड आ जाना चाहिए, सेप्सिस। तो जहां पर भी सेप्सिस का लफ्ज आ जाए ना, ये जहां पर भी एक पेशेंट को हीमोडायनेमिक अनस्टेबल हो रहा है या इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो भी आप दिमाग के अंदर रखें कि आपका अंदर उसके अप्रोच के अंदर सेप्सिस का आ जाना चाहिए। तो उसके अंदर एक मॉनिटरिंग का जिक्र हो गया, इनिशियल इवैल्यूएशन हो गई, क्योंकि ये पेशेंट डिफरेंट स्टेटस में हो सकता है ये बिल्कुल ऑब्टेंडेड हो, हीमोडायनेमिक कोलैप्स हो, और हो सकता है कि वो अभी सिर्फ थोड़ी बहुत हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी हो, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी बातें आपने बता दी, मॉनिटरिंग की बात बता दी, रिसेसिटेशन की बात बता दी। उसके बाद आप एबीजीज का जिक्र कर दें, लैक्टेट का जिक्र कर दें, एंटीबायोटिक का जिक्र कर दें, गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी का जिक्र कर दें, ठीक है। ये बेसिकली ये आपको ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इस तरीके से कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं इस आपको पॉइंट को एक्सप्लेन करके आपको एक जहन में करके बता रहा हूँ कि जब सेप्सिस का कहीं भी जिक्र आ गया ना, या इन्फेक्शन का कहीं जिक्र आ गया, इन्वेसिव मॉनिटरिंग और ये सारी बातें। फिर एक और बात क्या होगी, ऐसे पेशेंट के अंदर इंडक्शन चैलेंजिंग होगी। आप हो सकता है अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो आपने ऐसी मेडिकेशंस यूज करनी है जिनका कार्डिक डिप्रेशन इफेक्ट कम हो, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप मुख्तलिफ बातों को के साथ कह सकते हैं, आप केटामीन को यूज बता सकते हैं, आप उसको जो है वो एटोमिडेट का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। आप एक कॉकटेल का जिक्र कर सकते हैं कि भाई जिसमें आप रिड्यूस डोजेस ऑफ फ्यू मेडिकेशन जस्ट टू हैव अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट, और उसके अंदर आप पहले कह दें कि भाई उसकी आर्टीरियल लाइन ले लेंगे, ठीक है। और बाकी चीजें हो बाकी इसमें बहुत सारी और चीजें भी आ जाएंगी, यूरिन आउटपुट का भी आ मेरा एक जाएगा। सवाल है, इसमें केटामीन पे इंडक्शन में कोई खास बात है? आप उनको देखिए, मेरी एक बात सुने, आप उनको सिर्फ ये कह दें, देखें जब आपने इस सवाल का, ऐसा पेशेंट है ना जो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है और जो जिसका कोलैप्स हो सकता है, उसमें ये कहें कि हम नॉर्मल जो तरीके से रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करते हैं वो इसमें नहीं कर सकते। उसके अंदर कैसे नहीं कर सकते भाई, इसको आपने उसमें तो आप एक फिक्स डोज को करके कैलकुलेट करके आप दे देते हैं, तो एस्पिरेशन का रिस्क होगा ही और होगा। भी बात है ना कि इस पेशेंट में कैटेकोलामाइन स्टोर्स जो होंगे वो एग्जॉस्टेड होंगे, तो डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेसेंट इफेक्ट आ सकते हैं जरूरी केटामीन नहीं का। है,
नहीं नहीं नहीं, ठीक ये है, आप उसको इस ठीक तरह है, नहीं ठीक है। बताना। अब इसीलिए तो सर मैं आपको इसको जरा कहूंगा, क्लियर कर दें प्लीज। देखो आप आप सही, आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर मैं देखो मैं आपको खींच खींच के किताबों से, क्योंकि आप लोगों को मुझे पता है कि और कोई बात भूले ना भूले, आपको ये बात जरूर याद रहेगी कि कैटेकोलामीन स्टोर जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो कैटामीन भी कार्डिक डिप्रेसेंट होता है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने गलत बोला है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप उनको इसको कैसे बताएंगे। आप ये जुमला बोले कि एक ऐसा पेशेंट कि जो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो या जिसको वेज़ोप्रेसर आइनोट्रोप्स चल रहे हो, वो पेशेंट इंडक्शन के वक्त एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के इफेक्ट की वजह से सडनली कोलैप्स कर सकता है। ये इसके अंदर आपका डायबिटिक न्यूरोपैथी भी आ गई, इसके अंदर आपकी हाइपरटेंसिव पेशेंट भी आ गया, या कोई भी ऐसा पेशेंट आ गया जिसके अंदर आप स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट के एनेस्थीसिया प्लान के अंदर आप ये कहेंगे कि हमने केयरफुल टाइट्रेशन करनी, टाइट्रेटेड डोजेस करनी है। आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, आप केटामिन यूज कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिकेशंस लाइक स्मॉल डोज ऑफ मिडाजोलैम, फेंटानिल, ठीक है। You have to reduce the doses. You cannot use any single medication without any trouble. आप सिर्फ केटामिन देंगे तो रैपिड सीक्वेंस हो सकती है केटामिन से? नहीं, जंक्स तो सर साथ में यूज होंगे। समझ आई बात? तो आप समझ गई ना? जी तो जी आप अपने आप जी को सर। इतना टनल विजन में ना लेके जाएं कि एक ही आप मेडिकेशन का लफ्ज बोले। आप उनसे कहें कि इन दिस, और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये जब आप इस तरह बोलेंगे तो एग्जामिनर आपको पकड़ ही नहीं सकता। आप उनको ये कहेंगे कि अगर आपके पास अवेलेबल है तो रोकोरोनियम के साथ करें, क्योंकि दैट विल बी गिविंग यू अ क्वेश्चन। यू डोंट नीड टू गिव अ प्री कैलकुलेटेड डोजेस ऑफ मेडिकेशन एज वी डू इन रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। और क्योंकि ये ऐसे पेशेंट इमरजेंसी सर्जरी है तो अब आपके अंदर इमरजेंसी इसमें रिस्क ऑफ एस्पिरेशन भी है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर आप बिल्कुल नॉर्मल इंडक्शन भी नहीं कर सकते और आप नॉर्मल रैपिड सीक्वेंस भी नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो यू विल मेक एन इंडिविजुअलाइज्ड प्लान, और आप देखेंगे और आप उसके अंदर यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन सो दैट यू आर नॉट गेटिंग टू मच साइड इफेक्ट्स ऑफ कार्डिक डिप्रेसिव मेडिकेशन। यस यस वसीम। सर अगर आप इसी तरह का सेप्टिक केस हो और उसमें एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम के फीचर्स हों तो उसकी प्रेपरेशन में हम पहले उसकी मैनेजमेंट भी बताएंगे। आप उनको बता देंगे। देखो ABC के अंदर सब कुछ आ जाता है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अगला मैं सिनेरियो पेशेंट ग्रुप के अंदर मैं साइटिक पेशेंट की बात करने लगा था, तो साइटिक पेशेंट भी साथ ही हो जाएगा। देखो साइटिक पेशेंट या एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम का जो पेशेंट है, या कोई ऐसा पेशेंट है जो एक्यूट एब्डोमेन का है, उसकी इंडक्शन करने के, हो सकता है इंडक्शन के वक्त भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि FRC कम हो जाएगी, हो सकता है कि उसका वीनस रिटर्न कम हो रहा और आपने दवाई दे दी और वो मजीद कोलैप्स हो गया। एट द सेम टाइम जब वो एब्डोमेन ओपन करेंगे तो दैट विल बी अ क्रिटिकल स्टेप, ठीक है। क्योंकि जो उस वक्त जब टेम्पोनाइड इफेक्ट खत्म होगा तो पेशेंट की सडन हीमोडायनेमिक कोलैप्स होगा। अगर उसमें एसाइटिस है तो आपने क्या इसमें क्या बोलना है कि आफ्टर इंडक्शन यू हैव टू एंटिसिपेट दिस सडन हीमोडायनेमिक चेंज बाय गिविंग, आप उसके अंदर दोनों बातें बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द हार्ट स्टेटस you might need to give some crostalide, colloids or vasopressors because patient will collapse suddenly when you open the abdomen, ठीक है। यस तो आप इसमें उनको देखो, इसके अंदर कोई भी एग्जामिनर आपको एक, क्योंकि इसका कोई क्लियर कट आंसर भी नहीं है, ना तो इसके अंदर केटामिन सेफ है, ना इसके अंदर प्रोपोफोल सेफ है, ना इसके अंदर कोई भी मेडिकेशन सेफ नहीं है 100%। और हर के अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने प्रोज एंड कॉन्स है, तो आपने उनको घुमा दें, उनको आप उनको ऐसा जवाब देंगे जो गलत भी ना हो और सही भी ना हो, ठीक है। मतलब आप उसमें ऐसी बात कहें कि डिप्लोमेटिक आंसर हो और उसके अंदर आप पार्टी बदल सकते हो। तो उसके अंदर आप इस तरह का जवाब देंगे ना कि बिकॉज दिस इज अ हाई रिस्क पेशेंट, सो यू हैव टू एंटिसिपेट इन अ वे, आपकी बिफोर इंडक्शन arterial line is a safety feature. Titrated doses and a combination of medication so that you are not giving any medication in a high dose to achieve the effect. यहाँ प्रोपोफोल नहीं दे सकते इस पेशेंट में। आप उसको अगर एटोमिडेट देंगे तो एटोमिडेट इज अ गुड चॉइस कि उसमें कार्डिक डिप्रेसेंट इफेक्ट नहीं होगा, बट एटोमिडेट itself has a lot of side effects like adrenal suppression और there are some other side effects. और दूसरी बात ये कि उनमें रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि फौरी तौर पे इंट्यूबेटिंग कंडीशंस आ जाए, ठीक है। तो इन सारी जो मेडिकेशंस हैं अदर देन प्रोपोफोल, और इवन प्रोपोफोल का भी इफेक्ट थायोपेंटोन, उसके लिए तो आइडियल जो मेडिकेशन है वो थायोपेंटोन है रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के लिए, क्योंकि उसका आर्म टू ब्रेन सर्कुलेशन टाइम जो है वो शॉर्टेस्ट है।
तो प्रोपोफोल itself is slower than thiopentone and rest of medications are even further slower. तो रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में ये अगेंस्ट आएगी बात। तो आप इस तरह से अगर आप आंसर दोगे ना कि भाई इसमें मुझे रिस्क है, तो मैं इसका वेजोप्रेसर्स अगर बेसलाइन चल रहे हैं तो यू माइट नीड टू इंक्रीज अ लिटिल बिट ऑफ देम सो दैट टू काउंटरएक्ट द कार्डिक डिप्रेशन इफेक्ट्स ऑफ इंडक्शन मेडिकेशंस। प्लस you can have what you'll do, you will have an arterial line and you will just have a individualized plan. You can just make a cocktail of medications like midazolam, ketamine, fentanyl, propofol, okay, so that you are getting a result which is stable सर वो patient. कॉकटेल का बोलने पे उधर तो नहीं चले जाएंगे कि मिक्सिंग ऑफ ड्रग के नतीजे में देखो PK मेरी बात variant सुनो, पे क्या कॉकटेल effect पड़ता है? आप मेरी एक बात सुनो, आप उनसे ये कहो कि कॉकटेल एक्चुअली बाय द वे कॉकटेल इज अ नोन, आप इसको अगर आप गूगल में भी करोगे ना कॉकटेल इंडक्शन, तो ये आपको सर हम यूज भी करते हैं लेकिन आप उनको मैंने ये कहा वो आप ना लफ्ज यूज करो कॉकटेल का, आप ये कहो कि वी कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशंस कॉम्बिनेशन so that their relative doses are reduced and side effects are also reduced. ठीक है, ठीक आई होप के कंसेंसस हो गया इस बात पे। यस ठीक है, तो बाकी आपको वेजोप्रेसर्स की जरूरत पड़ेगी, लैक्टेट लेवल का होगा, और एक और मैं भूल गया था, इवैल्यूएशन के अंदर ही आपने सेप्सिस मार्कर, सेप्टिक मार्कर्स देखने हैं। ठीक है, सेप्टिक मार्कर्स देखने हैं। सेप्टिक मार्कर्स में क्या क्या बताएंगे आप? सर सीआरपी और एक देखो ना, सीआरपी बता दिया, और जो सबसे आसान है जो Procalcitonin. लैक्टेट सर, लैक्टेट नहीं लैक्टेट भी हो गया, और ईएसआर, ESR CRP बेस्ड डेफिसिट। नहीं, डब्ल्यूबीसी, एक और था जो डब्ल्यूबीसी काउंट, सीआरपी, ईएसआर, लैक्टेट। ठीक है, व्हाट इज पी? एक और था जी जी, वो भूल गया वो सर। क्या एक और था पी से उसका नाम बनता है? प्रोकैल्सिटोनिन। हाँ PCT. प्रोकैल्सिटोनिन, यस। बहरहाल आप मतलब बता, देखिए मेरी बात सुने, कुछ आपको समझ आ गई ना बात मेरी कि सेप्टिक मार्कर्स में आप 2-3 भी बता देंगे तो एनफ, आप पीएचडी ना करें, 2-3 भी अगर बता देंगे तो डेट विल बी। आप उनको सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि भाई मुझे पता है सेप्टिक मार्कर्स क्या होते हैं, किस तरीके से मैं उसको देख रहा हूँ कि इंप्रूवमेंट हो रही है, क्या मॉनिटरिंग करनी है। ये यकीन करें, ये सारी मैनेजमेंट जो है ना वो मुख्तलिफ सिनेरियोज के अंदर ये आपकी है जो आपको मैंने अभी बताई है। ठीक है, वेजोप्रेसर्स का आप करेंगे, सेंट्रल लाइन है, कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग है, टी है, गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी है, टेम्परेचर मैनेजमेंट है, और बाकी सारी चीजें तो कॉमन हो गई। ठीक है, तो ये एनेस्थीसिया फॉर अ सेप्टिक पेशेंट। अच्छा, इसी के साथ ही एक पेशेंट अगर हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, वो भी तकरीबन यही बातें होंगी। ठीक है, उसमें भी आप आर्टीरियल लाइन ले लेंगे, उसमें आप एटोमिडेट का जिक्र कर दें, क्योंकि हार्ट फेलियर का पेशेंट है, अगर उसकी कोई इलेक्टिव सर्जरी है तो आप करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? सर हार्ट फेलियर की क्लासिफिकेशन देख लेंगे ना कि वो कॉम्पनसेटेड है या अनकॉम्पनसेटेड है, वेरी तो फिर गुड। उसको अकॉर्डिंगली सर अगर इलेक्टिव सर्जरी है, अगर कॉम्पनसेटेड है वो तो करा देंगे, अनकॉम्पनसेटेड है तो उसको पहले हम ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर उसके बाद जितना प्रोसीड आप करेंगे। उसकी जिसमें रिवर्सेबल कंपोनेंट जितना आप ट्रीट कर सकते हैं ना वो आपको करेंगे। ठीक है, और उसमें आप देखेंगे कि प्योरली इलेक्टिव सर्जरी है तो आप उसमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखेंगे। ठीक है ना, कि वो क्यों मतलब जी लाइक सर। कि उस सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है या नहीं। कॉस्मेटिक सर्जरी है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि इट विल यू विल एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, आमतौर पे इस तरह का सिनेरियो पूछा ही नहीं जाता, ये मेरे से मुंह से निकल गया मेरे। आमतौर पे जब हार्ट फेलियर होगा ना तो वो आपसे इमरजेंसी सर्जरी पूछ रहे होंगे। इसके चांसेस बहुत कम है कि वो आपसे हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर इलेक्टिव सर्जरी को पूछें, कॉस्मेटिक सर्जरी पूछें, दैट इज। हाँ, अब हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट है, जॉइंट रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज इलेक्टिव सर्जरी। लेकिन अगर एक पेशेंट है जिसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी है जिससे, तो वो अब आप टोटली इलेक्टिव नहीं रही। एक्चुअली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज आर इलेक्टिव सर्जरी, तो उसके अंदर आप ये कहेंगे कि भाई उसके अंदर पेशेंट को हार्ट फेलियर के बाय द वे ट्रीटमेंट क्या क्या होता है? सर इसमें प्री ऑप्टिमाइजेशन में अगर वो स्मोकर है तो उसकी स्मोकिंग को स्टॉप करवाएंगे, वेरी और गुड। इसमें सर डायूरेटिक्स होते हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे, उसके लिए एंटीबायोटिक कवर्स देंगे, वो भी प्रीहेबिलिटेशन में हमारा आ जाएगा। और सर डायूरेटिक्स होते हैं और बीटा ब्लॉकर्स वगैरह होते हैं।
बीटा ब्लॉकर्स होते हैं सिर्फ, एसी इनहिबिटर्स नहीं होते। एसी एस भी इनहिबिटर्स होते हैं सर, एस भी होते हैं। ठीक है। और सर एक सर और इसमें ड्रग है सेक्यूबिट्रिल विल्सार्टन का कॉम्बिनेशन, ये भी होता है हार्ट फेलियर में। आई एम सर सॉरी, इसमें मेल गोल ये होता है कि ओवरलोड को कम करना होता है, प्री लोड और आफ्टर लोड को जो है आपने मेंटेन करना होता है। इनमें आफ्टर लोड ज्यादा वो होता है, वो कम करते हैं नाइट्रेट से, और प्री लोड को कम करते हैं एसी इनहिबिटर और डायूरेटिक से। अच्छा जो हार्ट और फेलियर के हार्ट रेट पेशेंट्स जो होते है हैं वो उनमें और किसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है? सर सेक्यूबिट्रिल विल्सार्टन यूज करते हैं इनमें। लुसार्टान हो गए, एसी एआरबीज, और कोई कहाँ पे सर आप हार्ट रेट के लिए सर क्या करना चाहिए? पोटेशियम हार्ट स्पेयरिंग रेट डायूरेटिक स्पाइरोनोलेक्टोन यूज होता देखो है। वो तो बैलून सारे एंजियोप्लास्टी वगैरह। एक सर सेकंड, हाँ ये सीआरडीएफ के पेशेंट बैलून सीआरडी इंट्रायोटिक बैलून कैथेटर। देखिए इतने सारे लोग बोल रहे हैं, ना तो मुझे किसी की समझ आ रही है ना आप लोगों को किसी की समझ आ रही है। प्लीज हैंड रेस करें और एक बंदा बोले। आपके दिमाग में और कोई बात आ रही है? जी वसीम। सर यही वाली चीजें हैं डायूरेटिक्स वगैरह, और उसके बाद तो नहीं फिर डिपेंड करेगा कि सर इसमें और आईसीडी हम यूज कर सकते हैं, इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप हम यूज कर सकते हैं। और उससे पहले ना आपने AICD बोल दिया, सॉरी मैं पेसमेकर में मुझे आवाज नहीं आई थी। AICD हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस हो गई, और एंड बैलून पंप है। ये तो खैर है, बैलून पंप तो खैर बिल्कुल ही इमरजेंसी में होगा, लेकिन जो इसकी मॉडिफिकेशंस है ना उनमें पेसमेकर आप जरूर बोल दें, क्योंकि इन पेशेंट्स में इरिथमियाज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें बेसिकली हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट बोथ इंप्रूविंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शंस। तो अगर आप थोड़ा सा अपने आंसर्स को इंप्रूव करेंगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक है। और इसके अंदर सारों ने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी इसके अंदर एक जुमला बोल सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जी सर। इसमें इवन मेरी बात सुने, क्या इसके अंदर जो अटॉर्वास्टैटिन है, क्या वो आपको पता है? जो स्टैटिन्स है ना, जो मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को कम करते हैं ना, आप हैरान होंगे, उसमें स्टैटिन्स और बीटा ब्लॉकर हैं, बाकी किसी से कोई खास नहीं इफेक्ट है। एसी इनहिबिटर्स भी हैं, लेकिन एक्चुअली स्टैटिन्स एंड बीटा ब्लॉकर्स इंप्रूव द लाइफ। ठीक है। तो इसने आप स्टैटिन्स का कोई जिक्र नहीं किया। डॉक्टर हुमैरा, अनफॉर्चुनेटली मैं आज आपको मौका नहीं दे सकता क्योंकि सारे वाइवा के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है। तो आप इस वक्त साइलेंट लिसनिंग करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी। एट द मोमेंट प्रायोरिटी इज गिवन टू द एग्जाम कैंडिडेट्स एट द मोमेंट। जी ठीक है। सर तो कार्डिक आउटपुट पे अगर जी मुमकिन है तो एक डिस्कशन कर दें। कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग हमें पूछी जा सकती है वाइवे में? देखो, कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग एक मुश्किल टॉपिक है, एक सब स्पेशलिटी का टॉपिक है, बहुत कम चांसेस हैं, थोड़ी बहुत बेसिक्स आपको आनी चाहिए। ये टॉपिक मुझे भी बहुत अच्छी तरह नहीं आता। ठीक है। ये मतलब हमें सिर्फ मैंने नाम पता होंगे किस किस तरह हम मॉनिटर कर सकते हैं। आप उनको ये बता दें कि जो पहले कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग के कितने तरीके होते हैं। ठीक है। तो जो इन्वेसिव एंड जो नॉन मोस्ट इन्वेसिव या इन्वेसिव होता है, नॉन इन्वेसिव होता है, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के जरिए करते हैं। ठीक है। और उसके अंदर वेरिएबल्स क्या देखे जाते हैं, वो आपको वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। एक तो पल्स प्रेशर वेरिएशन होती है, कि जो नॉर्मल हमारा हमारी जो इसको कहते हैं ना इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के जरिए हमारा नॉर्मली कार्डिक आउटपुट चेंज होता है। ठीक है। तो वो अगर पेशेंट का हार्ट वीक होगा तो उसके अंदर ये चेंज ज्यादा आ रही होगी, तो एक ये चीज होगी। ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन और पल्स प्रेशर वेरिएशन, और 2-3 और कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह नहीं आते, एंड ग्लोबल एंड डायस्टोलिक कॉन्टूर एनालिसिस। नहीं एक मिनट, ग्लोबल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो ये हार्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो ब्लड आता है ना, वो ग्लोबल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। एक फिर इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है एक्स्ट्रा लंग वाटर का। तो मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह नहीं आता कि मैं इस लेवल तक नहीं आता कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन मोटी मोटी बातें कि एक इसमें लिथियम के जरिए किया जाता है, एक पल्स प्रेशर की वेरिएशन को देखा जाता है। ठीक है। जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के जरिए होता है, वो एरिया अंडर द कर्व होता है विद द टेम्परेचर चेंज। ठीक है। उसमें कोल्ड सेलाइन और नॉर्मल सेलाइन कोल्ड सेलाइन को देते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में वो टेम्परेचर बदलता है, उसके जरिए वो एरिया अंडर द कर्व मैयर होता है और उसके जरिए वो कैलकुलेट होता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसका तरीका, लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा, मेरा नहीं ख्याल के डिटेल आपसे
कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग। मैंने आपको पता है मैं 1-2 दफा बड़े लोग क्लासेस ले रहे थे, तो आजकल तो मुझे कोई ऐसा लिंक मुझे नहीं मिला कि बड़े लोगों की क्लास में अटेंड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं करता हूँ उन लोगों को देखने के लिए कि वो क्या बता रहे हैं। तो उनमें मैंने वहां पे एक दिन हाईलाइट किया था एक बहुत बड़े एग्जामिनर के सामने, तो उन्होंने भी ना इस पे कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। उन्होंने कहा था ये सब स्पेशलिटी की चीज है। तो इससे मैंने एज्यूम किया है कि अभी कार्डिक आउटपुट मॉनिटर नहीं पूछा जाएगा। आपने देखा एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रिक सेफ्टी भी बहुत ज्यादा नहीं पूछते, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी एक ऐसा टॉपिक है जो मैं गारंटी से कहता हूँ बहुत थोड़े लोगों को आता है, मुझे भी नहीं आता। मैं जिन लोगों को, मेरे दोस्त हैं कुछ लोगों को आता है, मैंने उन लोगों को कई दफा रिक्वेस्ट की है कि हमारा सेशन ज्वाइन करके एक्सप्लेन कर दें ज्यादा ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का है, माइक्रो शॉक। तो मुझे उसके मोटी मोटी बात पता है, या मैं आपको पॉइंट्स बता सकता हूँ कि उसमें क्या पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कौन से होते हैं, किस तरह उनकी सेफ्टी होती है। तो ये हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन बेसिकली कार्डिक जो हार्ट में, कमिंग बैक टू द पॉइंट विच आई वाज हाईलाइटिंग, कि एक पेशेंट है जिसकी फॉर एनी रीजन, ये भी एक मैं आपको बताऊं कि टिप ऑफ आइसबर्ग है। डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी ये बातें आप बोल सकते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर भी ये बातें बोल सकते हैं, कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट में भी ये बातें बोल सकते हैं कि जिसके अंदर आपका एक पेशेंट का हार्ट वीक है, अब आपने उसको एनेस्थीसिया देना है, तो पहले तो आपने उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मोकिंग, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, उसकी कार्डियोलॉजिस्ट से उसका की कंसल्टेशन करके जो जो उसकी करेक्टेबल चीजें हैं वो आपने देख ली। इस्कीमिया इज अ करेक्टेबल थिंग। तो अगर उस पेशेंट को हार्ट फेलियर जो मजीद प्रोग्रेस होता जाएगा, उसको एक पहले एमआई का इंसिडेंस हो चुका है या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, अब आपने उसका इस्कीमिया की करेक्शन है, तो इस्कीमिया की करेक्शन में इसके लिए आप जुमला याद कर लें, रीवास्कुलराइजेशन थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ कैबेज और एंजियोप्लास्टी। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद अब जो उसका फेल हो रहा है हार्ट, तो उसको आप सपोर्ट कैसे करेंगे? आप उसको, यू हैव टू सपोर्ट बोथ डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक फंक्शन। ठीक है, अगर उसमें कोई पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है तो आपने पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है। अगर उसकी कोई ऐसी चीजें जिससे उसकी इस्कीमिक हार्ट डिजीज या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज उसकी बढ़ रही है, तो वो आप ट्रीट करेंगे, जिसमें स्टैटिन्स का जिक्र आ गया। ठीक है, जो और आपका ओवरऑल एम क्या होगा कि आपने मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो को मेंटेन रखना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मैंने ना असल में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, कोई मेरे ख्याल से 10-15 सेशंस में, जिसमें शॉक के ऊपर डिस्कशन की थी, जिसमें तो वो आप सुन सकते हैं। अब आप लोगों को टाइम थोड़ा है, लेकिन मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी है कि इस तरह का जो पेशेंट होगा उसके अंदर आपने इन्वेसिव लाइंस का जिक्र कर दें, इन्वेसिव मॉनिटरिंग का जिक्र कर दें, कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग का जिक्र कर दें, टी का जिक्र कर दें, एंटिसिपेशन ऑफ एरिथमियाज, एंटिसिपेशन ऑफ एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, ब्लंटिंग ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ये आपने सारी बातें करनी है। चाहे यूज ऑफ मल्टी मोडल एनाल्जेसिया। ठीक है, तो इसके अंदर सारी चीजें आपकी तकरीबन कवर हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ रहा है? जी सर। फायदा हो रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ये बात हो गई। और हार्ट फेलियर में और कोई बात मैं मिस तो नहीं कर गया हूँ? एरिथमियाज इंट्राऑपरेटिव भी हो सकते हैं, और बस मेरे ख्याल से ये आपको पॉइंट समझ आ गया ना कि इस तरह के पेशेंट में आपने ये तरतीब से बात बतानी है। ओके, हाँ जी, एक पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, लाइक इट मे बी स्ट्रोक, इट मे बी वीकनेस, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी आ गया, तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के पेशेंट को आप कैसे मैनेज करेंगे? अभी तक जिसने नहीं जवाब दिया प्लीज वो बताए। लेखराज साहब, आप नहीं बोलेंगे? और कौन बोलना चाहता है जो अभी तक नहीं बोला? ये दानियाल, आप दे दो जवाब। सर मैं जी ओके, जिया आप देना चाहते हो, आप दे दो। फिर इसमें सबसे पहले अगर कोई उसको फोकल कोई डिफेक्ट है, या उसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इस पे बेस करेंगे, उसको चेक करेंगे, उससे पूछेंगे कब से है ये प्रॉब्लम, इनको वीकनेस कब से है, और उसकी कोमॉर्बिडिटी की हिस्ट्री लेंगे, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस और साथ खासतौर पे हाइपरटेंशन और ये जो आपकी इस्केमिक हार्ट डिजीज और डायलेटेड हार्ट वगैरह और सीसीएफ वगैरह, ये सारे के सारे इसमें ना कोमॉर्बिड कंडीशन में रूल आउट करेंगे, जिनमें उसका these might be the reasons for focal neurological deficit। और
ठीक है, और इसके बाद फिर अच्छा रिस्क मैं ज़िया, स्ट्रैटिफिकेशन मैं आपसे करेंगे। एक मिनट, आपने बता दिया है एक मिनट में, जब आपसे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की बात हो तो उसमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं? जब न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की बात आएगी तो सबसे पहले हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ना अच्छी तरह, फिर उसके नहीं अलावा अच्छी तरह, ये उसमें अच्छी तरह का जुमला ऐसे बेहतर है, आप मुझे बताएं न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? neurological deficit means there might be some weakness or ये देखो भी, एक सेकंड, वीकनेस का क्या मतलब है? मोटर सिस्टम, मोटर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट, सेंसरी मोटर, सिस्टम की या तो इन्वॉल्वमेंट, मोटर इन्वॉल्वमेंट होगी या सेंसरी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट सिस्टम, होगी या ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट होगी ऑटोनॉमिक या ऑटोनॉमिक क्रेनियल इन्वॉल्वमेंट नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। की इन्वॉल्वमेंट होगी। ये सारी सर हायर न्यूरोलॉजिकल मेंटल डेफिसिट। फंक्शंस भी तो, हायर मेंटल फंक्शंस का डेफिसिट भी हो सकता हायर मेंटल, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या पेशेंट कंफ्यूज्ड है तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इज एन ओपन टर्म। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में सेंसरी, मोटर, ये हायर मेंटल फंक्शंस, सेंसरी, ये क्या नाम है, क्रेनियल नर्व्स, इनकी किसी का भी कोई डेफिसिट है तो दैट इज अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। ठीक है, दैट मे बी परमानेंट, दैट मे बी ट्रांजिएंट, दैट मे बी हिस्ट्री ऑफ, दैट इज विल बी कंसिडर्ड एज TIA until unless prove otherwise। ठीक है, अगर उसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, उसकी वीकनेस हुई है और वो ठीक हो गई है तो दैट इज सॉर्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। ठीक है, इसके अंदर एक चीज सिर्फ एक्स्ट्रा हो जाएगी, वो आपकी एपिलेप्सी है, बट सॉरी एपिलेप्सी नहीं, फिट्स है, जो कि विच मे बी ए पार्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये आपके दिमाग में जब भी ये बात हो तो आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, क्योंकि ये बहुत सारे केसेस में आएगा, ये हेड इंजरी में भी आएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में भी आएगा, ये न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस के अंदर भी आएगा। तो भाई ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? ये है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का मतलब, ये जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट करेंगे उसका सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम, उसकी क्रेनियल नर्व्स, उसके हायर मेंटल फंक्शन। ठीक है, समझ आ गया किधर गए मोहम्मद ज़िया साहब? जी सर, जी जी। जब आप बोल रहे थे वो आपको अल्फाज नहीं मिल रहे थे, ठीक है, तो मैंने आपको अल्फाज बता दिए कि जब भी आप बोलें तो आपने ये सेंसरी, मोटर और इस तरह करके बताना है। ठीक है, तो उनको चेक, कुछ आप चीजें हिस्ट्री पे पूछेंगे, ऑफ कोर्स हिस्ट्री में पता लग गई। अब आप अगर एग्जामिनेशन पे आपको भी एक जो इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी होगी जिससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का आपको पता चलेगा? सर अगर तो कोई प्रीवियस उसके पास रिकॉर्ड है तो वो चेक करेंगे, भाई जिसमें ये उसका देखो, एक सेकंड, एक सेकंड, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको गलती को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इस जुमले से क्या मिला है? ये जो आपने 5 सेकंड में ये जुमला बोला है, इसका कोई फायदा हुआ है आपको या मुझे? आप उस इन्वेस्टिगेशन का नाम बोले ना, सीटी वगैरह, सर सीटी देख सकते हैं, MRI ये देख सकते वगैरह, हैं। ये देखो, सॉरी मैं आपको पॉइंट आउट करके आपको वो कर रहा हूँ इंटरप्ट। एग्जाम के अंदर ये वगैरह अच्छा नहीं लग रहा, दोबारा से शाबाश। सीटी, MRI, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, कोई ब्लड वेरी गुड, स्टडीज हैं वो वेरी देख गुड। सकते हैं हम। और एक बहुत, क्योंकि घूम फिर के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को ब्लड कहाँ से जा रहा होता है? दिमाग को। हाँ जी, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी आप कराएंगे ना सर? एको करवा सकते हैं, एको डॉपलर, करोटेड डॉपलर। एक रोटेट मिनट को यार, चेक एक करते हैं। बंदे को बोलने दो प्लीज। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कैरोटिड डॉपलर। ठीक है, रोटेट क्योंकि डॉपलर करवा सकते हैं। अल्टीमेटली अगर उसको स्कीमिक प्रॉब्लम हो रही है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, वो एक अलग बात है। अगर उसको कोई न्यूरोमस्कुलर डिजीज है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो अल्टीमेटली जो स्कीमिक प्रॉब्लम होती है वो कैरोटिड डॉपलर से पता चलती है। ठीक है, तो CT स्कैन, MRI, नर्व कंडक्शन स्टडीज, कैरोटिड डॉपलर। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे वगैरह का लफ्ज और उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करेंगे फॉर व्हाट। तो आप टू द पॉइंट जुमले बोलने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। टाइम तो वही 4 से 5 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए, तो 4 से 5 मिनट के सर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मलिटी कराएंगे सर? इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे सर? एबनॉर्मेलिटी भी बिल्कुल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से भी न्यूरोमस्कुलर वीकनेस हो सकती है। ठीक है, हाइपोक्लीमिया, हाइपरक्लीमिया दोनों पीरियोडिक पैलिसेस वगैरह जो। जी ठीक है। सर और CBC भी कराएंगे ना? CBC में क्या चीज आएगी, क्या देखेंगे? सर अगर हम सर्जरी कराना चाहते हैं तो हम उसका WBCs और HP वगैरह चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वो तो हर पेशेंट में करते हैं, इस वक्त हम स्पेसिफिकली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर टू द पॉइंट
टू द पॉइंट इसके अंदर जो चीजें हैं वो यही हैं कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपने उसका सेंसरी तमाम लेवल्स पे आपने सेंसरी डेफिसिट देखा, आपने उसकी तमाम ग्रुप ऑफ मसल्स में उसकी मसल पावर देखी, वो मोटर सिस्टम हो गया, उसकी क्रेनियल नर्व्स चेक की, उसकी सारी क्रेनियल नर्व्स गैग रिफ्लेक्स से लेके उसका 5th नर्व से लेके 7th नर्व से लेके उसकी नजर आ रही है, उसका ऑकुलोमोटर और क्रॉस बना के आपने उसकी आई को देखा, तो ये सारा एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है ना, यही आप एग्जाम में भी CSF एग्जामिनेशन पे CSF एग्जामिनेशन हाई फाई स्टडी में आ जाएगा, लेकिन करेक्ट है, आप सही कह रहे हैं। CSF B12 भी करवाएंगे। आई एम सॉरी B12 मैंने कहा B12, अच्छा एक और चीज मैं भूल गया, वो EEG, न्यूरोपैथी के लिए EEG। आपने अभी क्या बोला है ज़िया? सॉरी मैं बात आपकी नहीं समझा। मैं कह रहा हूँ B12 डेफिशिएंसी से ये पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो जाती हैं। हाँ, उस तरह देखिए फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इस तरह, फिर जिस तरह भी ये यूनिकॉर्न ने बोला है ना, CBC और बाकी चीजें, तो वो उसके अंदर फिर ब्रॉडर टर्म में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन आप इन तरतीब ये बेसिकली जिस तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एनालिसिस जब करते हैं ना, तो वो शुरू होता है सिंपल कफ, स्पूटम, डिस्निया, फंक्शनल लिमिटेशन, ऑर्थोपनिया, PND, क्या नाम है उसका, फिर एग्जामिनेशन पे आप उसमें देख रहे हैं कोई मर्मर्स देख रहे हैं, कोई आप क्या नाम है उसका क्रैकल्स देख रहे हैं, स्पैज्म देख रहे हैं, और उसके बाद फिर आप एडीमा देख लिया, साइनोसिस देख लिया, क्लबिंग देख ली, उसकी पल्सेस की कोई प्रॉब्लम होगी, ये तरतीब यही होती है ना। और उसके बाद फिर आप इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं कि भाई उसमें कोई इस्केमिक प्रॉब्लम है, ECG में पता चल जाएगा, नहीं तो थैलियम स्कैन है, एको है, एंजियोग्राफी है, तो ये तरतीब होती है ना। तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी देखने का ये तरीका है, और यही मैंने आपको जो बातें बताई हैं, ये लॉन्ग केस भी यही है, लॉन्ग केस भी यही है। अगर आप किसी सिस्टम को एवेलुएट करना चाहते हैं ना, तो आपको कड़ी से कड़ी मिला के तरतीब देनी होगी, और वहां पे ऑब्जेक्टिवली बातें बोलनी होंगी। जो लोग फेल होते हैं सब कुछ बताने के बाद भी, वो इसलिए फेल होते हैं कि उनकी कोई तरतीब ही नहीं होती, और उनको खुद नहीं पता होता कि ये इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? जी सर। ठीक है, तो इसमें आपके सारी चीजें EEG तक आप ले जाएं, अब विटामिन B12 या कोई भी और इस तरह विटामिन B6 है, या ये जो है आपका थायमीन है, वो सारी उसमें तो देखिए बहुत सारी चीजें इंटरलिंक हो जाएंगी, मसल से रिलेटेड आगे उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो तो मैम आप बेसिकली आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये इस तरह, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह से सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे लिवर है, लिवर को कल हम लोगों ने किया था, लिवर के अंदर सिंपल नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, जॉइंटस, एब्डोमिनल पेन और ब्लीडिंग, चाहे वो अपर GI, चाहे वो लोअर GI, चाहे वो हेमाटोमेसिस, चाहे वो मेलिना, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसकी इन्वेस्टिगेशंस, और अल्टीमेटली आपने चाइल्ड पॉक्स स्कोर निकालना है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही तरतीब है, न्यूरोलॉजिकली भी यही प्रॉब्लम है, तरतीब से है, सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम, क्रेनियल नर्व, CT स्कैन, MRI, EEG और आगे। ठीक है, तो थक तो नहीं गए? नहीं सर। अभी लोहानी साहब किधर गए? लोहानी साहब, अब आपने जवाब देना है। सुनो सुनो अच्छा हाँ, एक एपिलेप्टिक पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी है। दानियाल, अब आपने जवाब देना है। एक एपिलेप्टिक पेशेंट है, उसकी आपने कोई, अव्वल तो ये है कि यूजुअली एपिलेप्टिक पेशेंट्स में कोई प्रोसीजर स्पेसिफिक टू एपिलेप्सी होता है, या कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपको एनेस्थीसिया देना पड़ता है? यस सर। EG सर, EG करेंगे। ओके, और सर ECT में हम एपिलेप्सी इंड्यूस कराते हैं। एक सेकंड, आई एम सॉरी, प्लीज उसको दानियाल को बोलने दे। जी दानियाल। सर अगर डायग्नोस्टिक पर्पस से सर कर रहे हैं तो EG करेंगे, बाकी कोई अगर हो सकता है नहीं, कोई एक सेकंड, जो पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी हो, तो उसमें कॉम जो उसकी कोई सर्जरी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं जो उसके अंदर हो सकते हैं। स्पेसिफिक
प्रोसीजर जहन में नहीं आ रहे। मतलब मैं शायद रीफ्रेज में करता हूँ, मैं बेहतर जुमला यूज करता हूँ। अक्सर औकात ये पेशेंट की जब डायग्नोसिस करना हो एपिलेप्सी का, तो उसमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस के लिए बच्चे आ सकते, बच्चे या बड़े कोई भी आ सकते हैं? MRI यार, ईजी एमआरआई MRI, एमआरआई के लिए बिल्कुल ठीक है। एमआरआई अक्सर सही है। औकात इनमें MRI होती है, इसको डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के तौर पे। EEG भी है, EEG आप सही बोल रहे हो, EEG है, MRI है, CT स्कैन है। और उसके बाद जो इस तरह के पेशेंट्स में जो सर्जरी आमतौर पे जो स्पेसिफिक है ना, वो उसके अंदर एक लिस्ट के अंदर एक अवेक क्रेनियोटमी भी आएगा, ठीक है। क्योंकि अवेक सही क्रेनियोटमी की एक इंडिकेशन के अंदर फिट्स भी है कि ऐसी जगह का है जो करेक्टेबल है, तो उसके उनके के अंदर ये चीज आएगी। तो ये मैं आपको सिर्फ एक पेशेंट ग्रुप पूछ रहा हूँ। आमतौर पे या तो कोई ट्रॉमेटिक पेशेंट होगा या बच्चा होगा, ठीक है, या कोई उसको कोई कोई और ऐसी प्रॉब्लम हुई है, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है और वो प्रेजेंट कर रही है फिट्स, यानी कि वो उसके अंदर प्री एक्लिप्टिक पेशेंट भी आ गया, सॉरी एक्लिप्टिक पेशेंट भी आ गया, कोई और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का पेशेंट भी आ गया, हेड इंजरी का पेशेंट भी आ गया, ये हो गया। अब आपने पेशेंट को एनेस्थीसिया देने से पहले कौन कौन सी चीजें एपिलेप्टिक पेशेंट्स में देखनी है? सर एपिलेप्टिक पेशेंट में देखना है कि पेशेंट सीपी चाइल्ड तो नहीं है, और फिट्स कितने फिट्स की क्या हिस्ट्री है, कब से थ्रो कर रहा है, मेडिसिन क्या ले रहा है उसके लिए, और उससे कंट्रोल हो रहे हैं मेडिसिन से नहीं हो रहे, और हमने ऐसी कोई मेडिसिन नहीं देनी जो प्रो एपिलेप्टिक हो। इसके और अलावा अब आप अगर थोड़ा सा एक पेशेंट चीज मिस कर गए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसके लिए जो आपने सारे बोले ना, इसमें आपने हिस्ट्री एंड कंट्रोल ऑफ फिट्स, ये बेसिकली आपने जो बात बताई है इसके अंदर यही चीज निकलती है। तो इसके अंदर आपने सारी ठीक बातें है, बता दी इसकी हैं। हम एक कंट्रोल इसमें जो आपने नहीं बोला, सोचे जरा, ड्रग लेवल्स, ड्रग लेवल्स, ठीक है, कि सही थेराप्यूटिक ड्रग लेवल्स अचीव हुए हैं या नहीं, या हैं या नहीं। अगर थेराप्यूटिक ड्रग लेवल नहीं है तो देयर विल बी अ चांस ऑफ रिकरेंस, ठीक है। तो इस सही पेशेंट्स के अंदर और करेक्टेबल कॉजेज ऑफ एरिथमिया, ये जिस तरह एरिथमियाज हैं उसी तरह करेक्टेबल कॉजेज ऑफ फिट्स। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, इसके अंदर आपने जो है ऐसी प्रो कन्वल्सन मेडिकेशंस नहीं देनी, ठीक है। तो बेसिकली ये एपिलेप्टिक पेशेंट अक्सर आ सकता है, या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें एपिलेप्सी पड़ सकती है। तो ये उसके अंदर ये कॉमन बातें हैं कि अगर वो पेशेंट क्रॉनिकली एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस ले रहा है तो हमने उसके ड्रग लेवल जरूर करवाने हैं। आपने हिस्ट्री में देखना है कि उसके कंट्रोल कैसे हैं, रिपीटेड फिट्स तो नहीं हो रहे, और उसके कितने कोई ऐसी प्रो कंडीशन जो ऑरा होता है या कोई ट्रिगरिंग फैक्टर होता है स्पेसिफिक, वो आप उससे उसमें एवेलुएट कर लेंगे, ठीक है। तो एपिलेप्टिक पेशेंट के अंदर ये अच्छा, व्हाट आर कॉमन एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस एंड व्हाट आर देयर एनेस्थीसिया इम्प्लीकेशंस? एक सेकंड, अब ये कोई और आंसर दे दे, जिसने अब कोई और आंसर देना चाहता है। ये what are common anesthesia common anti-epileptic medications and what are their anesthesia implications? सर एंटी एपिलेप्टिक्स में तो हमारी वही फेनिटोइन आती है, और फिनोबार्बिटॉल आ सकती है, और सोडियम वैल्प्रोएट हो सकता है, और ओके और इसमें इथोसक्सामाइड था सर। आजकल एक वो कैपरा, अब कैपरा का मुझे नाम भूल जाता है, लेविसिट्रैम, क्या नाम होता है उसका? लेवी इस तरह जी करके सर, लेरेस, सर लेरेस के नेम से आती है। लेरेस के नाम से होता है, कैपरा के नाम से भी होती है, ठीक है। तो वो आपने इनके कॉमन साइड आपकी क्या है, किस तरह एनेस्थीसिया इम्प्लीकेशन कैसे होगी इनकी? एक तो वो लेवल्स हो गए ना, तो लेवल्स के अलावा इनके कॉमन के बल्क में क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं एंटी एपिलेप्टिक्स के? जी आयजा। सर वो नहीं अभी याद आ रहे। अब देखो, अब आपको ये सब मैंने ब्लड डिस्क्रेजियाज या ब्लड के ज्यादातर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ग्रेन्युल। ओके, वेरी गुड। सेल लाइंस डिस्टर्ब होंगी, और लिवर हाँ जी, डिसफंक्शन, लिवर डिसफंक्शन, लिवर डिसफंक्शन भी हो सकता है। लिवर डिसफंक्शन करते हैं, बोन मैरो सप्रेशन, लिवर डिसफंक्शन, ठीक है। और बाकी कुछ इनकी जी कुछ की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और विटामिन का होता है, ये आप देख लें, मोटिव देखें। अब आपको मैंने आज का मैसेज में दे रहा हूँ कि जितनी कॉमन ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं, एंटी एरिथमिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी एस्थमेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स,
इस तरह की जो ग्रुप्स ऑफ मेडिकेशंस हैं, एंटी ट्यूबरकुलस मेडिकेशंस, टीबी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वो मेरे दिमाग में है, टीबी इंशाल्लाह किसी वक्त करेंगे डिस्कस। मेरा ख्याल है कि अभी के लिए इतना काफी है। मैंने देखे ये मैंने एक लिस्ट सी बनाई हुई थी, उनमें से बहुत सारी चीजें कवर हो गई हैं। एक दो जो हैं वो कई पहले भी रिपीट हो चुकी हैं। मैं अभी आप लोगों को इसको थोड़ा सा तरतीब देके ना मैं ये भेजूंगा। देखें, ज़हन में रखें बात, जो वाइवा है ना वो आपकी प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस है और दिमाग की। आपका जो पिछले 1 घंटा 20 मिनट में आपको अंदाजा है कि कौन सा सफा मैंने पढ़ाया है, कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ाया है, कौन सी किताब के कौन से पेज में से बातें बताई हैं। लिटरली ये दिमाग की दही होती है, और जितनी अपने दिमाग की दही करेंगे ना अगले चंद दिनों में, उतना आपको वाइवे में आसानी होगी। ठीक है, और ये एक टेक होम मैसेज जो मैंने आप सब लोगों से अभी मैं नोट कर रहा हूँ कि आप लोगों को दवाइयों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं आते। या तो आपको कोई दवाई की पीएचडी की हुई होगी, या आपको बिल्कुल कॉमन सी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट नहीं आते। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आई विल ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ इट, बट आप जितनी कॉमन मेडिकेशंस हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, एनेस्थीसिया, एप्लीकेशन, ये 3 हेडिंग में कोई लंबी कहानी की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा कोई एक पेशेंट कोई अगर एक मेडिकेशन पे है तो उसकी क्या एनेस्थीसिया से क्या ताल्लुक होगा। ठीक है, जी सर। चले ओके भाई, जी सर, थैंक्स अ लॉट, और थैंक यू वेरी इंशाल्लाह मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम